अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिले हैं फिर से एक नए सेशन में। इस सेशन में एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल लॉज। एनवायरमेंटल लॉज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे, रैपिडली रिवाइज करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेड टाइम एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द एयर पोल्यूशन को डिफाइन करना है। लीगली सेक्शन 2B ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 डिफाइन करता है एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा पार्टिकल सब्सटेंस जो कि एयर में है और एयर को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल मीनिंग जो लीगल जनरल मीनिंग जो होता है, सिंपल मीनिंग एयर पोल्यूशन का वो यही होता है कि कोई भी ऐसा एयर पॉल्यूटेंट, कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट जो कि एयर में है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ जो है इंजूरियस टू हेल्थ हो रही है, कुछ हार्मफुल हार्मफुल गैसेस हो रिलीज हो रही है और हमारे ह्यूमन या फिर नॉन ह्यूमन एनिमल्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी या फिर इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, वो हार्मफुल कर रही है, हार्म कर रही है। इसी पॉल्यूटेंट को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर, लाइक स्मोक, गैस, नॉइज भी हो सकती है, उसको भी एयर पोल्यूशन में इंक्लूड किया जा सकता है। सेक्शन 2B अगर लीगल डेफिनेशन की बात करें तो एयर एक्ट 1981 में सेक्शन 2B में एयर पोल्यूशन में बताया गया है। एयर पोल्यूशन मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी एयर ऐसा एयर पॉल्यूटेंट है, उसे एयर पोल्यूशन कहा गया। सिंपल मीनिंग सेक्शन 2B में क्या बताया गया, कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा एयर पॉल्यूटेंट है, उसी को एयर पोल्यूशन कहा गया। एयर पॉल्यूटेंट को डिफाइन किया गया अच्छे से। एयर पॉल्यूटेंट मतलब कोई भी ऐसा सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैस की फॉर्म में हो सकता है, जो कि जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की हेल्थ या फिर अदर लिविंग क्रिएचर की हेल्थ, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट जो कि क्या हो रही है, हार्म हो रही है। इसी को क्या कहेंगे, एयर पोल्यूशन। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल भी सोर्स हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ से गैस एमिट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस एमिट होती है। व्हीकल जो हम चलाते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, वहाँ से जो गैस, बसेस से जो गैस एमिट होती है, वो भी एयर में जाके क्या करती है, उसको पॉल्यूट करती है। तो ये सारी गैसेस भी क्या है, इसको एयर पॉल्यूटेंट कहा जाएगा। एयर पॉल्यूटेंट मतलब ऐसा पार्टिकल या फिर सब्सटेंस जो कि एयर को पॉल्यूट करती हो। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वहाँ पे बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ में क्या करते हैं, गैस एमिट होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं है। बर्निंग जो स्टबल्स होते हैं, जो कूड़े होते हैं, उनको जलाया जाता है। एग्रीकल्चर्स का जो बर्निंग की जाती है एग्रीकल्चर्स की, जब वहाँ से भी बहुत सारा जो गैस निकलती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं है। कंस्ट्रक्शन, अगर कहाँ पे कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कंक्रीट जो होती है, वो भी इन्वायरमेंट में मिलकर जो कि हार्मफुल होती हैं। ये सारे कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है, फैक्ट्री से रिलीज होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो भी गैस होती है, फैक्ट्रीज, व्हीकल से, इंडस्ट्री से रिलीज होती है। तो ये सारा कुछ क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिल्ली में विंटर में क्या होता है कि जो ड्यू टू स्टबल बर्निंग मतलब कि जो स्टबल बर्निंग का मतलब होता है जो भी खेत में धान या गेहूँ उगाने के बाद, उसको काटने के बाद जो चीज़ें बच जाती है उसको जलाया जाता है, जिसको पराली बोलते हैं, स्टबल बर्निंग। या फिर व्हीकल एग्जॉस्ट की वजह से, या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से जो PM2.5 लेवल है, जो 400 माइक्रोमीटर तक एक्सीड हो गया था। ठीक है, ये डायमीटर गिवन है 2.5 डायमीटर। मतलब अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे जो बाल होते हैं, हेयर्स जो होते हैं, उसका 30th टाइम छोटा पार्टिकल जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। ठीक है, तो ऐसा पार्टिकल्स जो मेटल की फॉर्म में भी थे कुछ, ठीक है, ये एक सीवियर एयर पोल्यूशंस हो जो हेल्थ क्राइसिस का बहुत ही मेजर कॉज हो सकता है एक तरीके से। ठीक है। अगेन एयर पोल्यूशन का एक बड़ा एग्जांपल जो बड़ा PIL, जिसका है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको ताज ट्रेपेजियम केस 1996 के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो एडवोकेट है हमारे महेंद्र चंद्र मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इन्वायरमेंट लॉ में कहीं पे भी अगर क्वेश्चन है, मेजर जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसको रेफर कर सकते हो, उसको कोट कर सकते हो। इसमें ये कहा गया था, जो आगरा है, आगरा में ताजमहल स्थित है, उसके आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या कर रही थी, सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर रही थी। और वो सल्फर डाइऑक्साइड जो थी एयर में, एटमॉस्फेयर में मिलकर एसिड रेन प्रोड्यूस कर रही थी। एसिड रेन की वजह से जो मार्बल है, वाइट मार्बल है ताज का, वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा था धीरे धीरे।
ठीक है? तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वहाँ की फैक्ट्रीज़ को, या तो आप नेचुरल गैस का यूज़ करो, या तो अपनी फैक्ट्रीज़ को यहाँ से रीलोकेट कर लो, कहीं और पे आप इंडस्ट्री अपनी सेटअप कर लो, ठीक है? तो ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये छोटा केस नहीं है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन में एक पीआईएल था, ये बहुत बड़ा केस है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुए, बहुत सारी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस की गई, और बहुत सारी की इश्यूज, सिर्फ एक इशू ताजमहल का केस यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, बहुत सारे की इश्यूज, बहुत सारे लीगल प्रोविजन को स्टैब्लिश किया गया। और इसमें एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 भी बताया गया कि यहाँ पे आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है राइट टू लाइफ के बारे में, कि हमें जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जीने का अधिकार बताता है, बोलता है कि सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, जीने के अधिकार के साथ साथ हमें साफ हवा लेने का भी अधिकार है, साफ पानी पीने का भी अधिकार है, और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने का भी अधिकार है। यहाँ पे आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ है का आर्टिकल है, उसका वॉयलेशन भी बताया गया था, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच डील्स विद एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? जो रेन होती है, बारिश की जो बूंदें आती है, उसके साथ ऐसा नहीं होता है कि एसिड नीचे गिर रहा होता है पानी की वजह, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो रेन होती है उसमें कुछ एसिडिक गैस मिली होती है। एसिडिक गैस मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, जो एटमॉस्फेयर में वो गैस मिली रहती है, और जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में वो गैस साथ में क्लाउड में भी मिक्स हो जाती है, और क्लाउड में मिक्स होने की वजह से जब बारिश की बूंदें नीचे आती है, तो वो गैस भी उस पानी के साथ नीचे आती है, जिसकी वजह से क्या होती है, नीचे का जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और वाइट मार्बल का जो केस था, जो ताज है उसका जो वाइट मार्बल है वो येलोइश हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो वो यही एसिड रेन है। यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन विद प्रेसिपिटेशन विद पीएच लेस देन 5.6। इसका मतलब क्या होता है कि पीएच, अगर आपने क्लास 10th की साइंस पढ़ी होगी तो वहाँ पे हमने पीएच वर्ड सुना होगा। वहाँ पे इस एक तरीके का स्केल होता है, जिसको जो पीएच होता है 1 से लेके 14 के बीच में होता है, पीएच 14 के बीच में होता है, और जो नंबर 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है, पीने लायक जो पानी होता है, उसका पीएच 7 होगा, मतलब न्यूट्रल होगा, ठीक है? पीएच 7 से जितना कम रहेगा, मतलब जो वो पार्टिकल है, वो सब्सटेंस है, वो मैटर है, वो उतना एसिडिक होते जा रहा है। और पीएच 7 से जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब वो पार्टिकल की सब्सटेंस या फिर वो मैटर है, वो उतना बेस होते जा रहा है। यहाँ पे मैं साइंस पढ़ाने नहीं आया, बस एक सिंपल सा आपको पीएच का मतलब पता होना चाहिए, अगर आपके नोट्स में लिखा हुआ है तो। पीएच 5.6, तो जो प्रेसिपिटेशन था, जो एयर का, वाटर का जो स्केल था, वो 7 से भी कम था और 5.6 से भी कम था। मतलब जो जो पानी, वर्षा की बूंदें जो नीचे आ रही थी, उसका पीएच कितना था? 5.6 था। पीने लायक पानी का पीएच कितना होता है? 7 होता है। मतलब वो पानी पीने लायक भी नहीं था, मतलब एसिडिक था। जितना पीएच कम होता रहता, मतलब वो एसिडिक की तरफ जाता रहता, उतना वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है। ठीक है ना? तो ये शो करता है एसिड रेन। तो रेन में वो एसिडिक गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर वो बारिश की बूंदों के साथ आती है, और जो बहुत सारे एनवायरमेंटल डैमेज का भी रीज़न बनती है, ठीक है? तो एसिड रेन बनती कैसे है, एक बार देख लेते हैं। इंडस्ट्री से जो भी व्हीकल से जो भी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो भी गैस एमिट होती है, वो गैस क्या करती है, वाटर में मिक्स होके इवापोरेट होकर क्लाउड में जाती है। क्लाउड के साथ वो सल्फ्यूरिक एंड न्यूट्रिक एसिड बनाती है, और वो रेन की फॉर्म में नीचे आती है, ठीक है? इससे बहुत सारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस, लाइक ताजमहल का जो डैमेज टू द मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग को डैमेज होता है, बिल्कुल हम देख लिया, येलो जो कलर है, वाइट मार्बल धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टोन जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। सॉइल डैमेज, पानी जब नीचे आता है, जो सॉइल होती है, उपजाऊ ज़मीन जो होती है, वो बंजर बन जाती है। जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशंस के लिए काम आते हैं, जो एक फसल को अच्छे से उगाने के लिए काम आते हैं, वो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है? और क्रॉप यील्ड भी जो धीरे धीरे डिक्लाइन होने हो जाता है। वाटर पोल्यूशन, जो पानी नीचे आता है, उसी पानी को तो हम फिल्टर करके पीते हैं, ठीक है? जो पानी नीचे आता है तालाब में, नदी में, जो पानी है, उसी पानी को फिल्टर करके हमारे घरों में आता है। और वही पानी अगर वो एसिडिक वाला पानी होगा तो हमारे लिए कैसे अच्छा होगा? और वही पानी अगर तालाब में जाएगा, तालाब के जो एक्वाटिक, जो वहाँ के एक्वेटिक प्लांट्स, फिश वगैरह जो होंगे, उनके लिए भी नुकसान रहेगा, और पीने लिए पानी पीने के लिए तो बिल्कुल अनसेफ रहेगा। फॉरेस्ट डैमेज होंगे, ट्रीज़ जो होंगे उनको अच्छा पानी नहीं मिल पाएगा, जो उनके रूट्स होंगे, जो जड़ें होंगे फॉरेस्ट के, पेड़ों के, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, और जो फॉरेस्ट धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट का अगर आपने नाम सुना होगा, जर्मनी में उस तरीके से सिचुएशन आ जाएगी। ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं होता काला जंगल या फिर काले पेड़, काले पत्ते, नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब होता है जो हरियाली जैसी चीज़ें होती है ना, वो नहीं रहेगी।
सारी चीज़ें सूखने पड़ जाएगा, सूखा हो जाएगा। हेल्थ इफ़ेक्ट बिल्कुल, अगर आपको पानी ही अच्छा नहीं मिल रहा है और आपको एनवायरनमेंट में जो एयर है वो भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आपको रेस्पिरेटरी जैसे बड़े-बड़े इश्यूज़ क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? तो ये कुछ अ, डैमेजेस हैं जो हमें एसिड एसिड रेन की वज़ह से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट ताज ट्रेपेजियम हमने ऑलरेडी देख लिया किस तरीके से जो एसिड रेन की वज़ह से जो व्हाइट मार्बल है वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस दोबारा हम अगेन देख रहे हैं जिसको ताज ट्रेपेजियम केस 1996 के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें एक चीज़ और हमें यहाँ पे देखने को मिला, हमने अब देख लिया एसिडिक रेन की वज़ह से जो व्हाइट मार्बल है वो येलोइश कलर में हो रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखने को ये चीज़ मिली, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब कि जो करेगा वही भुगतेगा। ठीक है? इसका सिंपल मीनिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आसपास की जो फैक्ट्रीज़ हैं, जिसकी वज़ह से जो व्हाइट मार्बल है, वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हुआ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी व्हाइट मार्बल जो येलोइश में कन्वर्ट हुआ, उसको रिपेयर करवाएगी, रिकवर करवाएगी, रिस्टोर करवाएगी दोबारा से उसको। जो भी इसका कॉस्ट आएगा, वो आसपास की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनका रिकवर किया जाएगा। क्यों उनसे रिकवर किया जाएगा? क्योंकि उन्हीं की वज़ह से जो व्हाइट मार्बल है, येलोइश कलर में कन्वर्ट हुआ। तो इसी को बोलते हैं पॉल्यूटर पेज़ प्रिंसिपल। जो पॉल्यूटर है, जिसने गंदगी फैलाई है, वही साफ़ करेगा। ठीक है? और इसमें आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 ए जो बताता है स्टेट जो है, स्टेट मतलब जो सरकार है, उनकी ड्यूटी बनती है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरनमेंट को सेफ रखा जाए। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी चाहे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ ऐसा करें जो एनवायरनमेंट सेफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब सिंपल डेफिनेशन सेक्शन 2F बताता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। 2F बताता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रोड्यूस जो कि फॉरेस्ट में से है। आइदर प्लांट हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं, जड़ें हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, जानवर की सींग हो सकती है, जानवर की खाल हो सकती है, जानवर का ब्लड हो सकता है, पेड़ में से रबड़ हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो जंगल से आप लेके आ रहे हो जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसको आप बेच रहे हो बाहर मार्केट में जा रहे हो, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उसको बोलेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पत्ते हो सकते हैं, आप हनी शहद लेके आ सकते हो, मिनरल्स, ठीक है? कोई मिट्टी भी हो सकती है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फॉरेस्ट में से लेके आ रहे हो जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसको आप बेच रहे हो मार्केट में जाकर उसे कहते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब गुड्स या फिर मटेरियल जो कि फॉरेस्ट से लिए गए हैं, इंक्लूड बोथ लिविंग और नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनिशन अगर मैं बताऊँ ना तो बहुत ही वाइड डेफिनिशन है, मतलब इतना रियली सॉरी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो डेफिनेशन है वहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब जो चीज़ मेंशन है डेफिनेशन में सिर्फ वो तो है ही है, उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो डेफिनेशन में मेंशन नहीं है। सेक्शन 2F बताता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स, यहाँ पे इंक्लूड्स वर्ड है। तो जब भी डेफिनेशन में मीन्स लिखा होता है, कई बार लिखा रहेगा फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स, डेफिनेशन में कई बार मीन्स वर्ड यूज़ होएगा या फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स और मीन्स की मीनिंग मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है एलएलबी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। ठीक है? इंक्लूड्स मतलब बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, जहाँ पे टिम्बर प्रोडक्ट में चारकोल, कोल, वुड, ठीक है? कॉम्बो, स्विचेस बहुत जितनी भी वुड से बनने वाली चीज़ें सारी इंक्लूड हो जाती हैं। प्लांट्स में फ्लावर्स, स्टीम, लीव्स, ठीक है? क्रीपर्स, ग्रास, इस जितनी भी चीज़ें, एनिमल्स में एनिमल्स खुद हो सकते हैं, उनका ब्लड हो सकता है, उनकी सींग हो सकती है, उनकी खाल, उनका वैक्स, हनी, ये सारी चीज़ें उनका प्रोड्यूस। मिनरल्स में सॉइल, रॉक, लाइमस्टोन, क्या बात है! मिनरल्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? फॉरेस्ट प्रोड्यूस का पार्ट बना जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जांपल यहाँ पे है, जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट है उनके जो ट्राइबल्स हैं वो क्या करते हैं, साल लीव्स इकट्ठे करते हैं, साल के जो पत्ते होते हैं उनको इकट्ठे करते हैं। साल के पत्ते आपने देखा होगा, कुछ प्लेट्स होती है जो पत्तों से बनते हैं, वो साल के पत्तों से बनते हैं, ठीक है? तो वो भी क्या करते हैं, उन पत्तों को इकट्ठे करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उनको मार्केट में बेचते हैं। तो ये भी क्या फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। कुछ लोग क्या करते हैं, हनी जो शहद है उसको इकट्ठा करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं। तो ये सारा क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेफिनेशन है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम्स में पता नहीं क्यों है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, बट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेट एयर लेबोरेटरी। स्टेट एयर लेबोरेटरी का काम क्या होता है? गवर्नमेंट की बॉडीज होती है स्टेट एयर लेबोरेटरी, जो हर स्टेट में बनाई जाती है, ठीक है? जो हमारा एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 है, जो पावर देता है स्टेट को कि आप कर सकते हो अपनी स्टेट में एयर स्टेट एयर लेबोरेटरी बना सकते हो, ठीक है? अगर आपने देखा होगा अभी रिसेंट में जो दिल्ली की जो कंडीशन थी एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुकाबले, ठीक है, के लिए बहुत ही सीवियर थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशंस थी, जहाँ पे एयर का जो पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन था, बहुत ख़राब था। एंड वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था बहुत हाई था, वहाँ पे आपने देखा होगा। तो ये जो डेटा था आपने देखा होगा, आज जो AQI है दिल्ली का या फिर दिल्ली NCR का,
ठीक है? या फिर कल जो एक्यूआई या फिर विद इन आवर, नेक्स्ट आवर, डे आफ्टर डे, ठीक है? जो एक्यूआई का जो लेवल था वो डे बाय डे चेंज हो रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था और वो रियल टाइम बेसिस पे चेंज हो रहा था। तो ये कौन कर रहा था? गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ एजेंसीज़ होती हैं, कुछ ऑर्गनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती हैं, डेटा को कलेक्ट करती हैं और उस डेटा को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रोड्यूस करती हैं, जो पब्लिक, लार्ज पब्लिक, सिंपल जो आम जनता है उसको समझ पाए। रॉ डाटा को कलेक्ट करती हैं और क्या करती हैं, उस डेटा को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्या करती है, उसको प्रेजेंट करती है। तो स्टेट एयर लेबोरेटरीज का काम ही होता है एयर को मॉनिटर करना, इंडेक्सिंग करना, चेक करना, कंट्रोल करना। ये सारा काम गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट द मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना, उसको टेस्टिंग को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट एयर लेबोरेटरी कहा जाता है। ठीक है, कुछ रोल एंड फंक्शन देख लेते हैं गवर्नमेंट के इस बॉडी का। इसका काम क्या होता है, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना कि एयर की क्वालिटी अभी क्या है, किस ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, और उसको फिर वार्निंग सिग्नल भी देना या फिर एयर क्वालिटी को इंडेक्स करना, बताना कि आपकी जो एरिया की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, मॉडरेट है, पॉल्यूटेड है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड, सीवियर कंडीशन है कि आप बाहर निकलो ही मत। ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करती है, एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचाती है। डेटा को पहले रॉ डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको फिर पॉलिश करके या फिर उस डेटा को कुछ न्यूमेरिकली टर्म में कन्वर्ट करके उसको आपके जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं स्टेट लेवल पे या फिर हायर नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भेजा जाता है। ये सारा काम किसका होता है, स्टेट लेबोरेटरीज का काम होता है। ठीक है, डेटा फ्रॉम द मॉनिटरिंग स्टेशन से कंट्रोल रूम भेजा जाता है, कंट्रोल रूम से सेंट्रल कंट्रोल रूम भेजा जाता है, उसके बाद पब्लिक डिस्प्ले पे। अगर आपने देखा दिल्ली गवर्नमेंट की या नेशनल लेवल पे एक वेबसाइट है सफ़र करके, ठीक है, वो दिल्ली की भी वेबसाइट है, दिल्ली सफ़र करके आप गूगल में डालो वहाँ पे आ जाएगा। तो आप वहाँ पे देखोगे ना, तो दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर की जो जो एरिया है ना, वहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे आपको डेटा शो होता है कि इस एरिया में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मेरठ में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, दिल्ली एनसीआर पानीपत में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और उस पानीपत में उस, और अगर आप जूम इन करोगे ना, तो उस स्पेसिफिक एरिया का वो भी रियल टाइम बेसिस वहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग चल रहा होता है कि अभी जो टाइम हो रहा है या फिर अभी जो डेट है, और सेकेंड वाइज डेटा मेजर हो रहा होता है और वहाँ पे एक्चुअल शो हो रहा होता है स्क्रीन पे। ठीक है, कि अभी क्या डेटा चल रहा है, अभी एयर क्वालिटी कैसा है, क्या फोरकास्ट भी करती है ये कि आने वाले कुछ 72 आवर्स में, 48 आवर्स में क्या एयर की क्वालिटी क्या होने वाली है। वेदर फोरकास्ट का भी काम इनका होता है। ठीक है, तो ये स्टेट लेबोरेटरीज का काम होता है। ठीक है, और ठीक है, फोरकास्ट करना एंड अलर्ट का भी काम होता है। अर्ली अर्ली वार्निंग सिग्नल्स गवर्नमेंट को बता सकती है, रिपोर्ट दे सकती है कि आप क्या कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, इस एरिया के जो स्कूल्स हैं या फिर वर्किंग कंडीशंस हैं उसको आप बैन कर दीजिए, टेम्परेरी स्टे कर दीजिए, स्कूल्स को रोक दीजिए, स्कूल्स को बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, या फिर कुछ इस एरिया के रोड को बंद कर दीजिए। लोगों इस एरिया में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, इस तरीके से गवर्नमेंट्स को कुछ क्या करती है, सजेशन भी प्रोवाइड कर दी है ये ऑर्गेनाइजेशन की। एजेंसीज देख लेते हैं कौन कौन सी इंडिया में की एजेंसीज हैं जो ये सारा काम करते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशनल लेवल पे है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजिन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, साहदरा में, अर्जुन नगर की साइड। IITM जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, और IMD ये भी दिल्ली में है, लोधी रोड। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजिन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शायद लोधी रोड में है। हम्म, हाँ, तो ये सारी कुछ एजेंसीज हैं जो क्या क्या काम करती हैं, मॉनिटरिंग का काम करती हैं, क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी चेक का काम करती हैं, और गवर्नमेंट को सजेशंस प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है, दिल्ली सफ़र करके। ये सिर्फ दिल्ली की वेबसाइट नहीं है, सेंट्रल लेवल पर वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब सिंपल समझते हैं, हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे जो सन लाइट्स है वो आती है, सन की हीट्स आती है, और वो जो सन की हीट्स होती है कई बार क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है उसमें ट्रैप हो जाती है और वो वापस रिटर्न बैक नहीं हो पाती है। ठीक है, अब जब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को बोलते हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो सन की हीट या फिर एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है और वो एटमॉस्फेयर की जो गैस है उसमें ट्रैप हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा गैस या फिर ज़्यादा हीट जो है सन की वो हमारे इन्वायरमेंट में ट्रैप हो जाएगी, तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। अर्थ जो उस ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस मतलब इन्वायरमेंट में जो गैस है हमारे अर्थ के आसपास जो गैस है वो क्या करती है,
ट्रैप कर लेती है। किसको ट्रैप कर लेती है? हीट को ट्रैप कर लेती है। किसको ट्रैप कर लेती है? हीट को ट्रैप कर लेती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें क्या करती है? हीट, जो एनवायरनमेंट सन से जो हीट मिल रही है हमें, उसको ट्रैप कर लेती है इन्वायरमेंट में। अगर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है अर्थ, तो उसका अर्थ का जो टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है? जिसकी वजह से अगर कुछ प्लांट्स या फिर ट्रीज़ उस हीट को एब्ज़ॉर्ब करती है, नहीं ही एब्ज़ॉर्ब कर पाती है, तो जो टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है। एंड वार्मिंग द प्लांट्स लाइक अ ग्रीन हाउस ट्रैप हीट। हाउ ये वर्क कैसे करता है? सन की जो हीट होती है एटमॉस्फेयर में आती है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, मीथेन होती है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होती है, ये करती है उस हीट को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, बाहर नहीं जाने देती है। एंड हीट बाउंस बैक टू द अर्थ। हीट क्या करती है? वापस अर्थ की तरफ मूव ऑन करती है, और अर्थ का जो टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, अगर होगा ही नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होगा ही नहीं, तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा। अगर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट रहेगा, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, ठीक है? और ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है कि जो हीट है वो ज़्यादा हो जाए और अर्थ का टेम्परेचर बढ़े, और इर्रेगुलर कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश हो ही नहीं रही है, सूखापन, और कभी जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा पिघलने लग जाए। ग्लेशियर्स जब जब ज़्यादा पिघलेंगे, तो वाटर का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। जब वाटर का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमें नहीं पता ना कहाँ पे आँधी, कहाँ पे तूफ़ान, कोई टाइम नहीं रहेगा किसी चीज़ के लिए। इर्रेगुलर रेनफॉल्स, राइजिंग द सी लेवल, जो कोस्टल एरिया जो है, पानी से घिरे हुए जो एरिया हैं, मुंबई, तमिलनाडु, चेन्नई, ये वाले जो एरिया है, ये कर सकते, इनको रिस्क हो सकता है, ठीक है? एक्सट्रीम वेदर, ह्यूरिकेन्स मतलब होता है सुनामी, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स कभी भी आ सकती हैं। एग्रीकल्चर क्राइसिस हो सकता है, क्रॉप फेलियर हो सकता है। पानी, बारिश ही नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये सारा कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। वाटर स्कैरसिटी हो सकती है, अगर पानी जो बर्फ़ है वो जल्दी जल्दी पिघलेगी, ठीक है? तो पानी बर्फ़ कम रहेगी तो हमें फ्रेश वाटर कम मिलेगा, ठीक है? ज़्यादा पिघलेगी तो ज़्यादा पानी क्या होगा, जो फ्रेश वाटर होगा, बर्फ़ का जो ग्लेशियर्स का जो पानी होगा वो जल्दी-जल्दी समुद्र में जाएगा, और समुद्र का पानी खारा है, ठीक है? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो सकता है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो, ठीक है? हेल्थ हैज़ार्डस हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन नंबर 152 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन नंबर 152 ऑफ बीएनएसएस, सीआरपीसी का जो सेक्शन था पहले, 133 शायद, तो ये ना एक टूल है एक तरीके से इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कैसा टूल है? ये एक प्रोएक्टिव टूल है। इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूट हो रहा है, उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोएक्टिव क्या है ये? टूल है, ठीक है? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। सेक्शन 152 बीएनएसएस ये बोलता है, अगर कोई एयर पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन या फिर आपके एरिया में कोई भी पोल्यूशन हो रहा है, तो आपके पास पावर है, आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो सेक्शन 152 बीएनएसएस एक्चुअली में पावर देता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि वो क्या कर सकता है, किसी की कंप्लेंट पे, ठीक है? किसी की कंप्लेंट पे या फिर खुद से सुओ मोटो क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, और उस एरिया में, जिस भी एरिया का वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, उस एरिया में जाके वो इंस्पेक्शन कर सकता है, और कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या फिर कोई फैक्ट्री है जो गंदगी फैला रही है, गंदा पानी एमिट कर रही है, या फिर कूड़ा फैला रही है, या फिर एयर पोल्यूट कर रही है, तो उसको बोल सकते हैं, या आप इस पोल्यूशन इसको रोको, बैन कर सकती है, टेम्परेरी बैन करवा सकती है, या फिर उसको बंद करवा सकती है, या फिर वो साफ सफाई करवा सकती है वहाँ के एरिया पे, और उसका जो कॉस्ट होगा उस साफ सफाई का, वो वही ऑर्गेनाइजेशन बेयर करेगी, वो वही फैक्ट्री बेयर करेगी जो वो गंदगी फैला रही है, ठीक है? तो ये एक्चुअली एक प्रोएक्टिव टूल है सेक्शन 152 बीएनएसएस, जो पावर देता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है? उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ये ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द पब्लिक न्यूइसेंस ऑन द कंप्लेंट फ्रॉम द एनी पर्सन और अ सुओ मोटो। सुओ मोटो तो खुद से भी, इफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसका जो एरिया बहुत ही फिल्दी मतलब बहुत ही गंदा है, ठीक है? फॉल है, मतलब बहुत ही स्मेल आती है उस एरिया में से, एंड जिसकी वजह से उस एरिया के जो लोग हैं उनकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इंजूरियस है, एंड पब्लिक डिसेंसी का भी रीज़न बन सकता है उस केस में। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो जिसकी वजह से भी वो गंदगी फैल रही है, जिस भी इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री की वजह से, उस इंडस्ट्री के ओनर या फिर ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर मतलब होता है उस इंडस्ट्री का मैनेजर, उसको बोल सकता है आप क्या करो, या तो सैनिटरी कंडीशन ठीक करो, टाइम दिया जाएगा प्रॉपर टाइम, उस प्रॉपर टाइम में अगर वो मैनेजर या फिर वो ऑक्यूपायर ओनर उस कंडीशंस को ठीक नहीं करता है, या फिर नहीं करता, या फिर डिनायल कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, तो उस सिचुएशंस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद ठीक करवाएगा, और उसका जो कॉस्ट है, उसका जो साफ सफाई करवाने का, सैनिटरी का जो भी कॉस्ट है, उस प्रॉपर ओनर या फिर एक्यूपायर या फिर मैनेजर से बेयर करेगा, ठीक है? गेट द वर्क डन एट द ओनर्स कॉस्ट।
मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कोई इंटरिम ऑर्डर या फिर टेम्परेरी बैन कर सकता है, फ्यूचर प्रिवेंटिव के लिए भी कर सकता है। और ये जो पावर है सेक्शन 152 की जो पावर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है, हाँ ठीक है, ये जो पावर है ये किस तरीके से हेल्प करती है, ठीक है। क्विक एक्शन अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट कोई क्विक एक्शन लेना है, ठीक है। हो सकता है ना कि आपके एरिया में कोई ब्रिक किल्स के, हमें यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए फैक्ट्रीज है, जो कि ब्रिक किल्स मतलब होता है कि जो ईंट के भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंट को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, वहाँ से वहाँ पे बहुत ही हाई मात्रा में, बहुत ही हाई लेवल में क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो गैस होती है वो एमिट होती है, उसको रुकवा सकती है कुछ टाइम के लिए कि भाई आप रोक दीजिए, या फिर आप चिमनी का यूज़ कीजिए, प्रॉपर फिल्ट्रेशन का आप यूज़ कीजिए। इस तरीके से कुछ क्विक आपको एक्शन लेना है तो आप सेक्शन 152 का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल अगर है तो आपके एरिया में कोई नाली है या फिर गटर है जो कि भरी हुई है, बहुत ही गंदा पानी निकल रहा है उसमें से, तो उसको सही करवाने के लिए ये है। न्यूसेंस अबेटमेंट, आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा कूड़ा फेंका जा रहा है अननेसेसरी, कहीं पे भी कोई डस्टबिन वगैरह नहीं है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए आप सेक्शन 152 का जो पावर आपको यूज़ कर सकते हो। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कुछ इंटरिम ऑर्डर या फिर टेम्परेरी बैन करवा सकता है, रिकवरी करवा सकता है, और वॉलेटर स्पेस फॉर द रेमेडियल वर्क, ठीक है। ये कुछ कुछ एडवांटेजेस ये है कि आपको क्विक या फिर समरी प्रोसीजर मिल जाता है एक तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए। और ये पब्लिक न्यूसेंस के केस में एप्लीकेबल होता है। मजिस्ट्रेट के पास भी पावर होती है एट द ब्लॉक लेवल या फिर तहसील लेवल पे होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये है कि सिर्फ न्यूसेंस केस में ही एप्लीकेबल होता है, और आप इसमें अपील कर सकते हो, ठीक है। एंड कोई सब्सटेंटिव पेनल्टी नहीं होती, क्योंकि एक तरीके से ये प्रिवेंटिव टूल है, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। दैट्स इट। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड क्या है, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड को पावर दी गई है कि 5-6 लोगों का एक ग्रुप है, उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा क्या करोगे आप, पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन फैला रहा होगा, जो भी पोल्यूट कर रहा होगा, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, या फिर किसी भी फॉर्म के थ्रू, उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको उसको कंट्रोल करना है, उसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब बोर्ड का काम होगा, आपको जो भी एयर पोल्यूशन जो भी कर रहा हो उस पर्सन के अगेंस्ट आप कोई भी ऑर्डर दोगे, कोई भी एक्शन लोगे, वो अनबायस होके करोगे, ठीक है। उसके फेवर में कुछ नहीं करने वाले आप बिल्कुल भी। आप क्या करोगे, इंडस्ट्रीज को इंस्पेक्ट करोगे, उनको मॉनिटर करोगे जा जाकर। आप क्या करोगे, वो जो वॉयलेटर है जिसने वॉयलेट किया है, एयर पोल्यूशन फैलाया है, उसके उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे। बट इनमें से आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन नंबर 23 में ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस बोर्ड को प्रॉपरली सुपरसीड कर सकती है। सुपरसीड मतलब क्या कर सकती है, हटा सकती है, रिप्लेस कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। और जितने भी मेंबर्स होंगे उस बोर्ड में, उस प्रॉपर ग्रुप कमेटी में, ठीक है, जो जो कि सेंट्रल बोर्ड, हाँ, सेंट्रल बोर्ड न्यू दिल्ली में है ये भी, ठीक है। उसको क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है, और नए कुछ लोग, नए लाइक आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड जज, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, जनरली 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए ला सकती है, जब तक वो बोर्ड स्टैब्लिश नहीं हो जाती, नए बोर्ड के लोग अपॉइंट नहीं हो जाते, तब तक के लिए कुछ टेम्परेरी पर्पस के लिए उस बोर्ड को चलाना भी तो है। हटा तो दिए सारे लोगों को, अब एकदम से हटाने के बाद वहाँ पे काम कौन करेगा, सेंट्रल बोर्ड का काम कौन करेगा, तो उसके लिए क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देती है, ठीक है। तो सपरेशन मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देगी, रिप्लेस कर देगी बोर्ड एंड अपॉइंटिंग द एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर न्यू बोर्ड के लिए प्रॉपर। और जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा उसका जो पावर होगा सेम लाइक अ बोर्ड, जो पहले बोर्ड थी, जो मेंबर्स थे उनकी जो पावर्स थी उनकी तरह पावर होगा, ठीक है। तो सेक्शन 23 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है सेंट्रल बोर्ड को, जो कि वाटर पोल्यूशन एक्ट 74 में सेंट्रल बोर्ड के बारे में बताया गया, उस सेंट्रल बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हैं बाय द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के थ्रू एक नोटिफिकेशन निकाली, उस नोटिफिकेशन के थ्रू सुपरसीड कर सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जो बोर्ड है वो अपना फंक्शन प्रॉपर, जो उसकी पावर थी उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है, ड्यूटीज थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, या फिर उनको लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक की वजह से, इनकी वजह से पब्लिक का नुकसान हो रहा है, तो उस केस में क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सुपरसीड कर सकती है। सुपरसीड किस तरीके से होगा, ठीक है, सेपरेशन कब होगा, जो बोर्ड क्या करती थी, बोर्ड क्या करती थी, कलेक्ट करते थे एयर पोल्यूशन फीस को कलेक्ट करती थी, बट उसको स्पेंड नहीं करती थी एयर पोल्यूशन को मेजर्स के लिए। एंड जो डिसीजन देते थे पोल्यूशन के फेवर में, पोल्यूटर के फेवर में देती थी, और इंस्पेक्ट नहीं करती थी, मॉनिटर नहीं करती थी इंडस्ट्रीज को जाकर, ये सारा कोई काम नहीं करती थी, इसलिए उनको हटा दिया गया। वो जो भी उनके एक्शन थे उसको नेग्लेक्ट करते थे, ये सारे कुछ एक्शन थे, जो भी उनकी पावर थी, ड्यूटीज थी, उनको आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते थे, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल बोर्ड है उसको क्या कर दिया गया,
सुपरसीड कर दिए गए। जैसे ही सुपरसीड कर देंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे बोर्ड में, ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स होंगे, सबको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अपॉइंट कमिश्नर को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। सप्रेशन जो होगा यूजली 6 महीने से लेकर 1 साल तक होगा। एंड जितनी भी पावर थी पहले बोर्ड की जो थी, सारी पावर एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करेगा। एंड जो एम्प्लॉय होंगे इस बोर्ड के, उस एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पर, बोर्ड के मेंबर की बात नहीं हो रही। एम्प्लॉय मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लैरिकल एम्प्लॉयज जो होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर उनको रीऑर्डर कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस बोर्ड ने कोई ऑर्डर पास किया उसको कैंसिल या फिर मॉडिफाई भी कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के थ्रू बोर्ड को सुपरसीड करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्रोविजनल कमेटी को अपॉइंट किया जाएगा, एंड बोर्ड मेंबर का जो भी पावर होगा वो, ठीक है, बोर्ड मेंबर की तरह पावर एक्ट करेगी। ठीक है, ये तो था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बोर्ड को सुपरसीड करने का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीएल, पीएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, एक तरीके का पिटिशन होता है जो हम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फाइल करते हैं। इसमें हम एक ऐसे इशू को डिस्कस करते हैं जिससे लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है एक इन्वायरमेंट का इशू हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का इशू हो, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ द सोसाइटी क्या हो रही है, उसकी वजह से प्रभावित हो रही है, उनकी जो हेल्थ हो रही है वो डैमेज हो रही है। ठीक है, उस केस में क्या कर सकती है, तो हम पीएल फाइल करते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंडिविजुअली फाइल कर सकता है और एक एनजीओ भी फाइल कर सकती है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ पीएल क्या है? कोर्ट एक्शन इनिशिएटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफन बाय द एनजीओ और इंडिविजुअल ऑन द behalf of the affected community to protect the environment on the public। यहाँ पे जो पीआईएल है इन इन्वायरमेंट केसेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंट केसेस के बारे में देखेंगे। पीआईएल को जो लीगल बेसिस है वो आर्टिकल 21 बताता है, इन्वायरमेंट केसेस में आर्टिकल 21 बताता है, एंड आर्टिकल 48 ए बताता है, एंड कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी बताते हैं। सेक्शन आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। राइट टू लाइफ मतलब होता है कि हमें जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार नहीं कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी हालत में बस जी रहे हो, नहीं, इससे अच्छा तो मरना ही बेहतर है। ठीक है, जीने का अधिकार मतलब होता है कि आपको अच्छे से जीना है, आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, आपको क्लीन वाटर मिलना चाहिए, आपको क्लीन एयर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो राइट टू लाइफ मतलब सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं होता, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर भी होता है। ठीक है, आर्टिकल 48 ए बात करता है स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्या करेगी, जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। एंड कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है वो ये बताता है कि जब भी पीएल फाइल होती है आप उसको उसके लिबरल कंस्ट्रक्शन अप्रोच की तरह देखना है, आप उसको हार्ड अप्रोच की तरह नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये पीआईएल है। कुछ पीआईएल्स हैं जो फाइल किए गए, लाइक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार। ठीक है, महेंद्र चंद्र मेहता जो कि एडवोकेट थे, जिन्होंने ताज का जो ये आगरा में जो ताजमहल है उसको देखते हुए उन्होंने एक पीएल फाइल किया था, ताज ट्रेपेजियम 1996 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो 292 इंडस्ट्रीज है उसको या तो रीलोकेट करो या तो आप नेचुरल गैस का यूज़ करो। ठीक है, एक लैंडमार्क जजमेंट थे जिस यहाँ पे एसिड रेन की वजह से जो ताज का जो व्हाइट मार्बल का जो कलर था येलोइश में कन्वर्ट हो रहा था। अगेन एक और पीएल है, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ओलियम गैस केस के बारे में बताया गया था। यहाँ पे एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और जो प्रिंसिपल है वो स्टैब्लिश किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि केमिकल फैक्ट्री क्या करती थी, अपनी ऑलियम गैस रिलीज करती थी, जिसकी वजह से जो वहाँ के रेसिडेंट थे, आसपास के रेसिडेंट थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है वो ये बोलता है, सिंपल से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। ठीक है, आपसे सेपरेट एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में बताओ, या तो नियर फ्यूचर में आप प्रैक्टिकली जब ये आप प्रैक्टिस करोगे लो तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बिल्कुल आने वाला है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये बोलता है कि सपोज एक नदी है, नदी के किनारे एक फैक्ट्री सेटअप है, जो फैक्ट्री क्या करती है, बहुत ही ड्यू केयर के थ्रू, बहुत ही प्रोटेक्शन के थ्रू, बहुत ही फिल्ट्रेशन के थ्रू अपना जो भी गैस है या फिर लिक्विड है वो उस नदी में बहाती है, एमिट करती है, बहुत ही फिल्ट्रेशन के थ्रू बहुत अच्छे से फिल्टर करती है, प्रॉपर नेग्लिजेंस शो नहीं करती है, नेग्लिजेंस शो नहीं करती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेग्लिजेंस शो नहीं करती है, अच्छे से ड्यू केयर करती है, बहुत ही फिल्टर करती है उस अपने डैमेज वेस्ट को। ठीक है, उसके बाद ही उस डैमेज वेस्ट को क्या करती है, नदी में बहाती है, ताकि लोग आसपास के जो लोग हैं उस रेसिडेंट जो है आसपास को, उनको नुकसान ना हो। फिर भी क्या होता है कि जो उस डैमेज की वजह से वही जो पानी होता है नदी का पानी, वही नदी का पानी फिल्टर होकर उनके घरों में आ रहा होता है रेसिडेंट की वजह से, जिनकी वजह से उस डैमेज वेस्ट की वजह से या फिर ओलियम गैस की वजह से, ठीक है, लिक्विड जो भी वो एमिट कर रही होती है इंडस्ट्रीज, उसकी वजह से जो रेसिडेंट होती है उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, उनकी जो हेल्थ होती है हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग जाती है। तो कोर्ट ये बोलता है कि आपने बिल्कुल आपने प्रॉपर ड्यू केयर किया। ठीक है, आपके जो भी
डैमेज गैस या फिर लिक्विड जो भी था, आपका वेस्ट पार्टिकल जो भी था, आप नदी में बहाने से पहले प्रॉपर आप ड्यू केयर करते थे, फिल्टर करते थे, फिर उसके बाद देते थे। बट आपका इंटेंशन नहीं था लोगों को नुकसान पहुंचाना। बट यहाँ पे हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को कंसिडर करेंगे कि गलती आपकी ही है। आपकी फैक्ट्री अगर सेटअप है तो ही ये हुआ, तो ही लोगों को नुकसान हुआ। अगर आपकी फैक्ट्री सेटअप नहीं होती तो नहीं होता। आप या तो फैक्ट्री कहीं और सेटअप करो। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है वो स्टैब्लिश होता है। ठीक है, भले ही आपका इंटेंशन नहीं था, फिर भी आप गलती हम आपकी ही मानेंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी विदाउट नेग्लिजेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, श्रिम्प फार्मर यूनियन ऑफ इंडिया कोस्टल एक्वाकल्चर का केस है। यहाँ पे ये बताया गया था, जो श्रिम्प फार्मिंग होता है, श्रिम्प फार्मिंग में श्रिम्प जो एग्जैक्ट मेरे को हिंदी मीनिंग अभी यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बताता हूँ। श्रिम्प का मतलब होता है एक तरीके की फिश होती है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना श्रिम्प, आपको पता चल जाएगा। ये श्रिम्प फार्मिंग होती है, एक तरीके की फिश होती है। वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी फिश की फार्मिंग करते हैं वो लोग। फार्मिंग की वजह से ना वहाँ का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे ना एक मैंग्रोव्स होते हैं। मैंग्रोव्स का अगर आपने पेड़ देखा होगा, मैंग्रोव्स का पेड़ जो होती है वो पानी, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, और उनकी जो जड़ें होती है वो पानी में होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मैंग्रोव्स की जो ट्रीज थी वो डैमेज हो रही थी। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे वो मैंग्रोव्स के ट्रीज उस श्रिम्प फार्मिंग की वजह से। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप श्रिम्प फार्मिंग को क्या करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, एक तरीके से प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था कि आप इसको नहीं करोगे, जिसकी वजह से श्रिम्प फार्म में जो मैंग्रोव्स की जो ट्रीज हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर था कि आप पहले से ये चीज़ नहीं करोगे तो मैंग्रोव्स की जो ट्री है वो कम नहीं होंगे। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी एक तरीके से पीएल था। अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये भी एक पीआईएल था, जहाँ पे एक इंडस्ट्री थी जो जिसकी वजह से एयर और वाटर पोल्यूट हो रहा था। ठीक है, तो ये कुछ पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है, जो बिफोर द कोर्ट रखे गए हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्राइंस भी स्टैब्लिश किए गए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो पीआईएल के थ्रू स्टैब्लिश किए गए, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जहाँ पे हमने देखा शिप फार्मिंग अभी। ठीक है, जहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे, यहाँ पे 100% साइंटिफिक प्रूफ नहीं देखेंगे कि इन्वायरमेंट डैमेज हुआ या नहीं हुआ। इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट हमने देखा इसमें, इंडियन ऑयल फॉर द इन्वायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। उसके बाद पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल भी हमने देखा, टाच ट्रैपेजिज्म की जो गंदा करेगा वही भरपाई करेगा उसका। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन भी हमने देखा। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है, इन्वायरमेंट है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसको देख रेख करने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट एक तरीके से ट्रस्टी है। ठीक है, और ट्रस्टी के पास ये सारी प्रॉपर्टीज है, और ये सारी प्रॉपर्टीज की देखभाल करने की ड्यूटी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की बनती है। तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि नेचुरल रिसोर्सेस है, ये पब्लिक को बिलोंग करते हैं, और गवर्नमेंट एज अ ट्रस्टी काम करती है। गवर्नमेंट कैन नॉट अलाउ, प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं कर सकती इस प्रॉपर्टीज को मिस यूज करने के लिए। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के लिए। कुछ दो यहाँ पे है ना पीआईएल दिए गए हैं, इन्वायरमेंट डिटेल में दिया गया है। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि हमने देखा था, एक तो एमसी मैथर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको ताज ट्रेपेजियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो पीआईएल है, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको ओलियम गैस केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, जहाँ पे हमने देखा था कि एक में हमने देखा था कि जो आसपास की जो फैक्ट्रीज है, ताज के आसपास की फैक्ट्री, जिसकी वजह से व्हाइट मार्बल जो है येलोइश कलर हो रहा है, उनके गैस की वजह से, एसिड रेन की वजह से। और इन इंडियन काउंसिल वाले केस में हमने देखा था कि जो फैक्ट्रीज हैं जिसकी वजह से वो नेग्लिजेंस शो नहीं करते हैं। ठीक है, प्रॉपर ड्यू केयर करते हैं, उसके बाद बावजूद भी आसपास जो रेसिडेंट है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को कंसिडर करते हुए उनको क्या किया जाता है, उन फैक्ट्रीज को वहाँ से हटाया जाता है और उन फैक्ट्रीज को लेवल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 डील्स विद द पावर ऑफ द स्टेट बोर्ड इन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में स्टेट बोर्ड का क्या पावर है। ठीक है, स्टेट बोर्ड क्या है, स्टेट बोर्ड वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में स्टेट लेवल पे, हर एक स्टेट में स्टेट लेवल पे एक बोर्ड सेटअप की गई है, जिसका काम क्या है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट्रीज में, किसी भी प्लांट्स में आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो विदाउट वारंट। यहाँ पे एक प्रॉपर बहुत अच्छी पावर ये दी गई है कि आपको वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी फैक्ट्रीज में, किसी भी प्लांट में आप जा सकते हो जहाँ से वाटर एमिट होता है, वाटर उस प्लांट से निकाला जाता है, और वो वाटर या फिर सीवेज या फिर कोई भी इन्फ्लुएंट, ठीक है, हो सकता है केमिकल पार्टिकल्स उस प्लांट से निकाला जाता हो। ठीक है, प्लांट्स मतलब फैक्ट्री से निकाला जाता हो और नदी में या फिर नालों में बहाया जाता हो। तो ऐसी फैक्ट्रीज में आप क्या कर सकते हैं, एंटर हो सकते हो, वहाँ का सैंपल ले सकते हो। या तो उस सैंपल को आप चेक करवाओगे, दो सैंपल लोगे, एक सैंपल आपको तरफ के, एक सैंपल वहाँ के फैक्ट्रीज वालों को दोगे, और कहोगे कि इसको चेक कराओ, अगर पानी गंदा है या फिर ऐसा कुछ है जो डैमेज कर रहा है, ठीक है, तो ये एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है बिफोर द कोर्ट। ठीक है, देख लेते हैं एक बार स्टेट बोर्ड क्या है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि सेक्शन 4 ऑफ द वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में स्टैब्लिश है। इसको पावर दी गई स्टेट बोर्ड को सेक्शन 16 में, कि वो क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है विदाउट वारंट किसी भी प्लेस को जहाँ से वाटर या फिर एनफ्लुएंट डिस्चार्ज किया जाता है,
किया जाता है, ठीक है। उस वाटर इन्फ्लुएंट या फिर सीवेज का एक आप सैंपल लोगे, और सेक्शन 16(2) में क्या दिया गया, मैनर बताया गया किस तरीके से आप क्या करोगे, आप किसी फैक्ट्रीज में जाओगे और वहां से सैंपल कलेक्ट करोगे। 16(1) में पावर दी गई, 16(2) में प्रोसीजर बताया गया किस तरीके से आप करने वाले हो। तो ये रहा 16(2) का प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर ये बोलता है कि जब भी आप जाने वाले हो, आपका वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको नोटिस भेजना है उस ऑक्यूपायर को, उस फैक्ट्रीज को, कि हम इस टाइम पे इस जगह हम विजिट करने वाले हैं और सैंपल लेने वाले हैं, ठीक है। बिफोर सैम्पलिंग आपको नोटिस देना है, प्लेस, डेट, टाइम, जगह, टाइम बताना है आपको, और अलाउ करना है ऑक्यूपायर को कि आप प्रेजेंट रहो, प्रिपेयर रहो पहले से। ड्यूरिंग सैम्पलिंग 2 सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। एक सैम्पलिंग स्टेट खुद लेके जाएगा, अपने स्टेट बोर्ड लैब में टेस्ट करवाएगा। एक सैम्पलिंग ऑक्यूपायर जो मैनेजर होगा उस इंडस्ट्री प्लांट का, उसको दी जाएगा कि आप क्या करो, आप भी खुद इंडिपेंडेंटली जो एनएबी सर्टिफाइड जो लैब है वहाँ से वो आप उसको क्या करो, सैंपल को टेस्ट कराओ। दोनों की कस्टडी प्रॉपर सेफ रखी जाएगी, और प्रॉपर सील किया जाएगा, और सील के टाइम पे नाम लिखा जाएगा, डायरी मेंटेन की जाएगी, रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, वहाँ पे नाम लिखा जाएगा कि कहाँ पे सील की गई है, डेट, टाइम, प्लेस प्रॉपर लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव जो रिपोर्ट है नेगेटिव है, उसको एज अ वारंट, सॉरी, एज अ एविडेंस ट्रीट किया जाएगा बिफोर द कोर्ट, ठीक है। सॉरी। Admissibility in the court, same sample properly taken and sealed and admitted as evidence, and lab report is expert opinion माना जाता है अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सबको पता है। एंड ऑक्यूपायर्स जो काउंटर एविडेंस कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि एयर पोल्यूशन एक्ट में 1981 जो एयर पोल्यूशन एक्ट है, इसमें पेनल्टी के प्रोविजन के बारे में है। इसमें प्रोविजन नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ पेनल्टी पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता नहीं क्यों। पेनल्टी के ऊपर मेरे को ना, कभी पेनल्टी का जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि उसको नहीं पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो? एग्जाम पर्पस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको याद भी करना पड़ेगा, एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बट मैं इसलिए मना करता हूँ एग्जाम में पेनल्टी का प्रोविजन नहीं पढ़ने के लिए, जो पेनल्टी का जो प्रोविजन होता है ना, वो आपको कुछ सिखाता नहीं है, आपको कुछ बताता नहीं है, कुछ नया ज्ञान नहीं देता, आपको बस ये बोलता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया तो आपको ये फाइन है, इतने साल की जेल है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है पेनल्टी के प्रोविजन में। बस आपको बताया जाता है कि आपने ये किया तो आपको ये पेनल्टी है, ठीक है। देख लेते हैं, अब है तो पढ़ना पड़ेगा। पैनल प्रोविजन फॉर द वायलेशन ऑफ द बोर्ड्स ऑर्डर, सेक्शन 37 बात करता है कि आपने सेक्शन 21, 22 या फिर 31A का वॉल्यूशन किया। सेक्शन 21 बात करता है कि आपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली विदाउट परमिशन, आपको बोर्ड का परमिशन लेना चाहिए, ठीक है। आपने बिना परमिशन के इंडस्ट्री सेटअप की। सेक्शन 22 बात करता है कि आपने, आपको एक लिमिट दी गई थी, इस लिमिट के बाहर आपको एयर पोल्यूट नहीं करना है, वाटर पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है, आपने किया, ठीक है। आर्टिकल 31 में आपको ऑर्डर दिया गया था कि आपको अपना जो प्लांट है या फिर आपकी इंडस्ट्री है उसको क्लोज करना है, आपको उसको क्लोज करना है, या फिर आपको एक डायरेक्शन दिया गया था, उस डायरेक्शन को आपने कंप्लाई नहीं किया। आर्टिकल 31 में उस डायरेक्शन को आपने कंप्लाई नहीं किया, तो उस केस में इम्प्रेसमेंट हो सकता है मिनिमम 1 साल 6 महीने से लेकर 6 साल तक की हो सकते हैं, और फाइन जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। और कंटिन्यूस ऑफेंस, अगर आपने ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया और उसके बाद भी आप उसको वायलेट कर रहे हो, तो पर डे 5000 रुपीज की पेनल्टी के साथ आपको पे करना पड़ेगा। सेक्शन 39 में दिया गया है कि सेक्शन 39 ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट ये बताता है कि अगर एयर पोल्यूशन एक्ट 1978 में I'm really sorry, 1981 में अगर कहीं पे भी कोई वॉलेशन गिवन है और उस वॉलेशन का पेनल्टी गिवन नहीं है कि आपने ये वॉलेशन कर दिया तो उसका कोई पेनल्टी गिवन नहीं है, तो क्या करेगा, सेक्शन 39 जो है वो इन्फोर्स हो जाएगा। सेक्शन 39 बोलता है कि अगर इस एक्ट में आपने कोई भी वॉलेट किया, वहाँ पे पेनल्टी नहीं गिवन है, तो सेक्शन 39 की पेनल्टी लगाई जाएगी। सेक्शन 39 बोलता है कि आपने कोई भी वॉलेशन किया और उस वॉलेशन का कोई भी पेनल्टी प्रोविजन कवर नहीं है वहाँ पर, तो 3 महीने तक की जेल, 10,000 रुपये तक का फाइन, और दोनों हो सकता है। और आपने उसका जो वॉयलेशन है वो कंटिन्यू है, तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से कन्विक्शन किया जा सकता है। सेक्शन 41 बात करता है, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ही कोई जो एक्ट है उसने वॉयलेट किया, तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा उसको गिल्टी माना जाएगा। सेक्शन 43 कुछ वॉयलेशन की बात नहीं करता है, वो ये बोलता है कि कॉग्निशन ऑफ ऑफेंस है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो प्रॉपर बोर्ड है वो एक्शन लेगा, उसके बाद ही कोर्ट एंटरटेन करेगा। मतलब कोर्ट कैन टेक द केस ओनली ऑन द कंप्लेंट बाय द बोर्ड और ऑथराइज ऑफिसर, ठीक है। तो ये जो लास्ट का जो सेक्शन है वो प्रोविजन कुछ खास बताते नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है कोई भी इंडस्ट्री, प्लांट, फैक्ट्री या फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आने वाले हो, तो उस प्रोजेक्ट लेके आने से पहले आप उस प्लांट या फिर प्रोजेक्ट का एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बनाओगे, और एक रिपोर्ट तैयार होती है जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपका प्लांट कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्लांट आप लेके लेके आने वाले हो,
और वो प्लांट या फिर वो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करने वाला है, इन्वायरमेंट को कितना डैमेज करने वाला है, कितना एयर पोल्यूट करने वाला है, कितना वाटर को पोल्यूट करने वाला है, कितना नॉइज़ पोल्यूट करने वाला है, उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पे असेस किया जाता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट बिफोर इट स्टार्ट। ठीक है, आप कोई हजार्डियस वेस्ट आप निकालने वाले अपनी फैक्ट्री से, ठीक है, उसके लिए आप क्या मेजर लेने वाले हो, आप किस तरीके से प्लांट को सेटअप करोगे, अगर कोई हजारियस वेस्ट अपने प्लांट से निकालोगे तो उसके लिए आपके पास क्या क्या मेजर है, तो इस तरीके से प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें तो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन भी है, 2006 में आया था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, जो कि 2020 में अमेंड भी हुआ। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में प्रोजेक्ट्स जो भी फैक्ट्रीज या फिर प्लांट जो भी है उसको दो टाइप में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। कैटेगरी प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाले हैं। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट मिड साइज प्रोजेक्ट होते हैं जो कैटेगरी ए के मुकाबले कम डैमेज करने वाले इन्वायरमेंट को। प्रोसेस क्या है, कोई भी, हाँ, अगर हजारियस वेस्ट प्रोजेक्ट्स, अगर हजारियस वेस्ट जो है वो आप एमिट करने वाले हो इन्वायरमेंट में, तो क्या प्रोसेस है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहला जो प्रोसेस है स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि वेदर आपकी प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना रिक्वायर्ड भी है या नहीं। सपोज आप छोटी मोटी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो अपने ही एरिया में, या फिर हो सकता है अपने घर में एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, छोटे यूनिट्स के लिए तो पहले ये चेक किया जाएगा आपकी फैक्ट्री के ऊपर या फिर आपके प्लांट के ऊपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं। सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, प्रोजेक्ट अथॉरिटी चेक करेगी। सेकंड जो स्कोप, स्कोप मतलब होता है कि आप आइडेंटिफाई करोगे आप इन्वायरमेंट को कितना इम्पैक्ट करने वाले हो, कितना एयर को पोल्यूट करने वाले हो, सॉरी, कितना वाटर को पोल्यूट करने वालों। इस तरीके से एक्सपर्ट्स आपके प्रोजेक्ट को देखते हुए ये सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे। सेकंड आता है बेस लाइन डाटा कलेक्शन, मतलब अभी के टाइम पे वहाँ का एयर क्वालिटी कैसा है, अभी के टाइम पे जहाँ पे आप प्लांट सेटअप करने वाले वहाँ की वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, नॉइस पोल्यूशन वहाँ का कैसा है। उसके बेसिस पर अगर देखा जाएगा कि वहाँ का जो एयर क्वालिटी, नॉइस क्वालिटी ऑलरेडी ख़राब है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वहाँ पे प्लांट सेटअप करने के लिए। उसके बाद प्रोडक्शन इम्पैक्ट प्रोडक्शन की, अगर आपने प्लांट सेटअप किया या फिर ऑलरेडी वहाँ पे 4-5 फैक्ट्री प्लांट सेटअप ऑलरेडी 5 फैक्ट्रीज़ हैं और आप और एक 6th फैक्ट्री वहाँ पे जाके सेटअप करोगे, तो फिर एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रोडक्शन। उसका मिटिगेशन मेजर, सपोज आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस या फिर वाटर को पोल्यूट करने वाले हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एयर को पोल्यूट करने वाले हो, तो उसके लिए आप क्या, आपके पास क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स हैं, आप क्या ऐसे मेजर्स, क्या ऐसे ऐसे करेक्टिव एक्शंस लोगे जिनसे वाटर पोल्यूट ना हो, एयर पोल्यूट ना हो तो बहुत कम मात्रा में पोल्यूट हो। ऐसे क्या-क्या मेजर्स लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसमें प्रॉपर लिखा जाएगा और जो ये रिपोर्ट है इसको एज़ अ एविडेंस कंसीडर किया जाएगा बिफोर द कोर्ट। ठीक है? और कोर्ट चाहे तो इस एविडेंशियल रिपोर्ट की बेसिस पे आपकी जो प्लांट है उसको शट डाउन का भी ऑर्डर दे सकता है, बोल सकता है कि आपका प्लांट जो है बहुत ही हाई लेवल में, हाई मात्रा में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन, आसपास के जो रेसिडेंशियल एरिया होंगे जहाँ पे आप प्लांट सेटअप करने वाले हो, वहाँ के जो पब्लिक होंगे उनसे भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, वो कहते हैं कि नहीं यार, ऐसी फैक्ट्री सेटअप होने वाली है जिससे हमें रेस्पिरेटरी इशू आएंगे, लंग्स की प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, बहुत सारी कैंसर की प्रॉब्लम्स आएगी। तो अगर उनका जो पॉइंट है, आसपास के जो रेसिडेंट है, पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक के जो ऑब्जेक्शंस अगर वो वैलिड है, तो आपको प्लांट को सेटअप करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाएगा। रिपोर्ट फाइनल कौन देगा, इन मिनिस्ट्री ही रिपोर्ट देगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट रिव्यू करेगी एंड उसके बाद ये सारा कुछ रिपोर्ट में बनाया जाएगा। रिव्यू करने के बाद आपको अप्रूवल दिया जाएगा या रिजेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, जुडिशियल कोर्ट भी क्या कर सकती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को एज एविडेंशियल टूल मान सकती है, एज एविडेंशियल कंसीडर कर सकती है। ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यहाँ यहाँ से, अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये शो करता है कि आपकी जो रिपोर्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो प्लांट है वो बहुत ही रिस्की है इन्वायरमेंट के लिए, तो रिजेक्ट कर सकते हैं आपके प्लांट को। ठीक है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट में, उस एरिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, उसको उसका जो क्राइटेरिया कंडीशंस है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकती है। एंड पब्लिक हियरिंग, अगर लगता है कि पब्लिक जो बोल रही है उनका हेल्थ को कंसिडर करते हुए आपके जो प्लांट है या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैंसिल भी कर सकती है कोर्ट। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकता है। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट मैंने बताया कि ऑलरेडी अगर वहाँ पे 5 प्लांट हैं, आप 6th प्लांट वहाँ पे जाके आप वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो क्यूमुलेटिव सब मिला के 6 की 6 फैक्ट्री मिला के कितना इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाली है, तो ये भी देखा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो था पूरा प्रोसेस की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता कैसे है। ये तो था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का
पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, उससे पहले हमने पढ़ा क्या मीनिंग है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का और क्यों रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्यों है, ये तो हमें बेसिकली पता चल गया कि कोई भी प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी सेटअप होने वाली है कहीं पे, तो वो एनवायरनमेंट को कितना डैमेज करने वाली है। ये एक तरीके से प्रिकॉशनरी एक्शन या फिर टूल बोल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। सपोज एक प्लांट सेटअप होने वाली, तो मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करेगी वो प्लांट कैटेगरी ए में फॉल करती है, कैटेगरी बी में फॉल करती है, उसको रिक्वायर्ड भी है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना या नहीं। उसके बाद स्कोप चेक किया जाएगा कि एयर को कितना पोल्यूट करने वाली है, HCl गैस, सोडियम क्लोराइड गैस, ठीक है, वाटर को पोल्यूट करने वाली है, हेल्थ हजार्ड, इससे प्रॉब्लम्स। उसके बाद बेसलाइन चेक करेंगे वहाँ का जो एयर क्वालिटी कैसा है, बहुत अच्छा है, वाटर क्वालिटी कैसा है, सेफ है। उसके बाद प्रेडिक्शंस को चेक किया जाएगा, अगर हमने यहाँ पे प्लांट्स को सेटअप किया तो एयर क्वालिटी कैसी हो जाएगी, बहुत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जो क्लोराइड गैस है वो बहुत ज़्यादा एमिट की जाएगी। मिटिगेशंस क्या क्या, आप क्या क्या मेजर लेने वाले हो और पोल्यूशंस को बचाने के लिए, पोल्यूशन से, इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या क्या। आप एयर स्क्रबर को इंस्टॉल करोगे, आप डबल लाइन ऐश स्टोरेज मेंटेन करके रखोगे, ताकि ज़्यादा आप ऐश को क्या करो, एमिट ना करो नदियों में या फिर तालाबों में। 6 मीटर बफर जोन फॉर द आप मेंटेन करके, ये सारे मिटिगेशन मेजर्स है। उसके बाद पब्लिक की हियरिंग, पब्लिक बोलेंगे कि हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, चिल्ड्रन को स्कूल नहीं जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी सिचुएशंस आएगी। तो इस तरीके से पब्लिक क्या करेगी, ऑब्जेक्शन रेज करेगी। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन बताओगे, आपके पास उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर मिनिस्ट्री को लगता है कि वहाँ पे प्लांट सेटअप करने देनी चाहिए, तो अप्रूवल देगी, नहीं तो अप्रूवल नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है। सेक्शन दोनों ही, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दोनों ही फॉरेस्ट एक्ट 1927 से गवर्न होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हो जो टोटल फॉरेस्ट का 60%, अप्रोक्स 60% एरिया जो है रिजर्व फॉरेस्ट है। वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव एरिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ पे उसको जाना अलाउड है, एंड गवर्नमेंट के ऑथराइज पर्सन, जिन्होंने गवर्नमेंट ने जिनको लाइसेंस दिया हुआ कि आप यहाँ पे जा सकते हो और चीज़ों को यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, वही लोग जा सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं उसको। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम है एज एज कम्पेयर टू द रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्शन 29, हाँ, सेक्शन 29 ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 1927 डील करता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एक बार देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को एज अ रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी है। आम जनता, आम पब्लिक, आसपास के विलेजेस को जाना अलाउड नहीं होता है। लार्ज पोर्शन, अप्रॉक्स 60% जो एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट के लिए है। कंप्लीट बैन ऑन द प्राइवेट एक्सप्लोइटेशन, आप प्राइवेटली वहाँ पे जाके एक्सप्लोर एक्सप्लोइट नहीं कर सकते। टिम्बर लेके आना है, लकड़ियाँ लेके आनी है, हर्ब्स लेके आनी है, जड़ी बूटी लेके आनी है, फिश लेके आनी है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राजिंग करवाना, ठीक है, जो घास वगैरह जो गाय बैल जो घास खाती है, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। सबको अलाउड नहीं है, परमिटेड लोग को अलाउड। टिम्बर का एक्सट्रैक्शन, वहाँ से लकड़ियाँ लेके आना, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने जिसको लाइसेंस दिया वही लोग ला सकते हैं। नॉन टिम्बर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लकड़ियों के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, छाल होते हैं पेड़ के, उसके बाद हर्ब्स होते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटी होती है, औषधियाँ होती है, हनी होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स। ये भी जो रजिस्टर्ड कलेक्टर है, जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हो, वही लोग ला सकते हैं। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का प्रोटेक्शन यहाँ पे होता है एक्चुअली। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हमें वाइल्ड लाइफ जो उनकी जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इनको इसको कहा गया है रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 29, बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब होता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है कम है एज कम्पेयर टू द रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे 30% ऑफ द, यहाँ पे ना अगर आप एक चीज़ देखोगे तो रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों पे ही जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है। रिजर्व फॉरेस्ट में तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपको जाना अलाउड नहीं है, जाना है तो गवर्नमेंट जाएगी, फिर गवर्नमेंट के लाइसेंस्ड पर्सन जाएंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखो सेक्शन 29 में बोला कि आपको अलाउड है, ठीक है, विद सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे भी है। ठीक है, और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कंडीशंस भी लगा सकती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब होता है सम एरिया लाइक अप्रोक्स 30% ऑफ द फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अनलिमिटेड प्राइवेट यूज़ है। ठीक है, और नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है, वो भी आप वहाँ पे ले सकते हो, बट परमिटेड, जिस चीज़ को परमिटेड है। और इन सब चीज़ों के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना सकती है कि आप कितना टिम्बर कट कर सकते हो, कितना वहाँ पे ग्रेजिंग करवा सकते हो एनिमल से, कितना आप वहाँ से नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आ सकते हो, कितना आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो उस फॉरेस्ट में जाके। इन सब चीज़ों का रूल्स एंड रेगुलेशंस कंडीशंस गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है, ये दोनों का टेबल फॉर्म में डिफरेंस दिया हुआ है। रूल्स देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 29 में
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में गिवन है। सेक्शन 30 एंड 31 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ रूल्स लगा सकती है, लाइक ग्रेजिंग का रूल बना सकती है कि 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक ही आप ग्रेजिंग करवा सकते हो, एंड हर फैमिली के 5 हेड फैमिली मेंबर ही करा सकते हो, कुछ आपको फीस देनी पड़ेगी। ये चेंज होता रहेगा, रूल फिक्स नहीं, रूल चेंज कर सकती है गवर्नमेंट्स। ठीक है, स्टेट टू स्टेट चेंज हो सकता है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। एंड टीपीएफ जो कलेक्शन है, नॉन टिम्बर फूड प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, लकड़ियों के अलावा आप कितना वहाँ से क्या कर सकते हैं, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हो, हनी, हर्ब्स वगैरह। ठीक है, जंगल से जाके वो कितना ला सकते हो, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल फ्रेम कर सकती है। टिम्बर कटिंग आप कितना टिम्बर कर सकते हो, मैक्सिमम 2 बंडल टिम्बर पर वीक पर फैमिली आप ला सकते हो, ज़्यादा नहीं ला सकते हो। अगर आपने कोई लॉ को वायलेट किया तो पेनल्टी एंड फाइन भी जो स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। रियली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बताता है, इंडिया फर्स्ट टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द एनवायरमेंट। एग्जाम में एक बात सिंपल से याद रखना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है कि आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बताना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम पूछा गया, एन नंबर ऑफ टाइम। मैं कहता हूँ कि हर बार जब भी एग्जाम बनाए ना इन्वायरमेंटल लॉस को, तो ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया है। वो बोलते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, तो आपको 3 ही आर्टिकल तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है किसी भी कॉस्ट पे। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A जी। ठीक है, 51A जी, थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना है, 51A जी। ठीक है, 21 बात करता है कि राइट टू लाइफ के बारे में, कि जो भी पर्सन, हर पर्सन के पास राइट टू लाइफ है, उसे जीने का अधिकार है। बट सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के साथ उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ में सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं है। बोला कि अगर तुम्हें जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार में इंक्लूड होता है तुम्हें अच्छा पानी पीने का अधिकार है, तुम्हें अच्छा हवा लेने का अधिकार है, तुम्हें हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है। ठीक है, तो अगर मैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अगर बोला जाए कि इंडिया जो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डाला इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहली बात तो इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है। अगर 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में, फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको लागू किया गया, उससे पहले भी तो प्रोविजन होंगे ना। और भी कंट्रीज होंगी जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होंगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास प्रोविजन होगा। तो ये बोलना पार्शली ट्रू है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डाले इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट फिर भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोविजन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 3 आर्टिकल बिल्कुल लिख के आना है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A जी। ठीक है, आर्टिकल 21 बात करता है, 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे, की पर्सन के पास राइट टू लाइफ है, वो जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार के साथ साथ उसका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन वाटर एंड एयर का भी अधिकार है। ठीक है, एंड 48A बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, 48A से लेकर 51 तक है शायद। तो वहाँ पे 48A बात करता है कि स्टेट के पास ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेगा, एंड वो सारे काम करेगा जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। तो 48A की जो लाइन है वो ये बोलता है, स्टेट्स शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये मोरल ड्यूटी है पहली बात तो। ठीक है, और इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, बिफोर नॉन एनफोर्सेबल बिफोर द कोर्ट है। 42nd अमेंडमेंट 1972 में आर्टिकल 58A ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला राइट टू लाइफ में जो जो पर्सन है उसका राइट है कि उसके पास राइट टू लाइफ में, राइट टू लाइफ में क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लीन एयर वाटर का भी राइट है। 48A में स्टेट की ड्यूटी है, राइट नहीं, स्टेट की ड्यूटी है। एंड 51A जी में सिटीजन की ड्यूटी भी बनती है, सिटीजन सिटीजन का अगर राइट है तो सिटीजन की ड्यूटी भी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेगा, जो भी आसपास का उसका एरिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। हमारा सिर्फ राइट नहीं, हम नहीं बोल सकते हमारा राइट है अच्छा पानी पीने का, आपकी ड्यूटी भी बनती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखो, अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखो, आप फॉरेस्ट को साफ सुथरा रखो, लेक्स को साफ सुथरा रखो, अपनी नदी नाले आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखो। ठीक है, तो ये 3 जो तो एक तरीके से बोल सकता हूँ ट्रिपल अप्रोच फॉलो करते हैं इंडिया में। कुछ लैंडमार्क केस जजमेंट भी है, जिसको कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इंडिया का जो अप्रोच है इतना यूनिक क्यों है, यहाँ पे डुअल अप्रोच की जगह आप ट्रिपल अप्रोच लिख सकते हो। आर्टिकल 21, 48A एंड 51AG। आर्टिकल 21 में राइट है, 48A में स्टेट की ड्यूटी है एंड 51AG में सिटीजन की भी ड्यूटी बनती है। ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हमने ऑलरेडी देख लिया किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री दिखी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। सबसे इजी क्वेश्चन, पता नहीं क्यों एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है। और वो पूछता है इन्वायरमेंट मतलब क्या। इन्वायरमेंट मतलब होता है कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, और उनका इंटर कनेक्शन या रिलेशनशिप दोनों के बीच में, यही बोलता है इन्वायरमेंट। खत्म हो गया। लिविंग मतलब हम, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स। नॉन लिविंग मतलब होता है प्लास्टिक, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ नॉन नॉन लिविंग, और इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। खत्म हो गया। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लीगल डेफिनेशन का सेक्शन 2A ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डेफिनेशन गिवन है। एनवायरमेंट मतलब होता है एयर, वाटर, एयर, लैंड एंड रिलेशनशिप उनके बीच का, ठीक है, वाटर, एयर, लैंड एंड रिलेशनशिप उनके बीच का। उसके बाद बोला है कि एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग के साथ उनका रिलेशन कैसा है, अदर लिविंग क्रीचर, प्लांट, प्रॉपर्टी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ उनका रिलेशन कैसा है, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। खत्म हो गया डेफिनेशन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, उनका रिलेशन, इन्वायरमेंट के डेफिनेशन खत्म। सेक्शन 2(1), सॉरी सेक्शन 2A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986, खत्म हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, इतना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं, फिर भी पूछते हैं। डिफाइन द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। हमने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देखा, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन देख लिया, नॉइस पोल्यूशन देख लिया। एक होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ये बोलता है कि आपके एटमोसफेयर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, जो कि अनडिजायरेबल, अनइंटेंडेड सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि दिखाई नहीं देते बट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो कि प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियर प्लांट, जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं। ऐसे प्लांट से जो रेडिएशंस वेव्स निकलती हैं, वेव्स तरंगे निकलती हैं, उससे भी पोल्यूशन फैलता है। जो कि जहाँ पे आप न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग होती है, वहाँ से जो रेडिएशन निकलती है, जैसे एटम बॉम्ब, जापान में दो जगह है, आपने नाम सुना होगा, हिरोशिमा, नागासाकी एंड हिरोशिमा, ठीक है। नागासाकी एंड हिरोशिमा में जब एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का काम करती है। मेडिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे एक्सरे बनाए जाते हैं, डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं, वहाँ से जो रेडिएशन निकलती है, वो भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का ही पार्ट बनती है, ठीक है। रेडिन गैस, यूरेनियम की जो खदानें होती है, वहाँ से जो रेडिएशंस निकलती है, वो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो मतलब इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होना ही रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मतलब अनइंटेंडेड और अनडिजायरेबल प्रेजेंस ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन एनवायरनमेंट एंड रिलीजिंग द हार्मफुल आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, लाइक वोमिटिंग, डेथ विद इन डेज, न्यूज़, थायराइड, लंग्स प्रॉब्लम्स, डीएनए चेंज, डीएनए डैमेज, organ failure. These are the common health effects and disease due to the radioactive pollution. Next, बहुत easy question. Question number 16 है मेन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द जू अथॉरिटी। जो जू अथॉरिटी है, जो कि लोधी रोड न्यू दिल्ली में है, एंड इनका क्या फंक्शन है। सेंट्रल जू अथॉरिटी 1982 में इनको क्या पावर दी गई, इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है, वो सबसे पहले जितनी भी जू स्टैब्लिश होती है, ऐसे ही स्टैब्लिश नहीं होती, चिड़ियाघर जितनी भी स्टैब्लिश होती है पूरे ऑल ओवर द इंडिया, चिड़ियाघर स्टैब्लिश होती है, सबको लाइसेंस लेना पड़ता है जू अथॉरिटी से। उसके बाद ही जो अथॉरिटी लाइसेंस किसको देती है, वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करती है कि वहाँ पे जो तुम वाइल्ड लाइफ लेके आने वाले हो, जो जंगली जानवर लेके आने वाले हो और आप वहाँ पे रखने वाले हो, उनका टेक केयर कैसे करने वाले हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रूटीन है, ब्रीडिंग कैसे करवाने वाले हो, उनको खाना कैसे खिलाने वाले हो, और क्या और फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करने वाले हो। ये सारा कुछ देखने के बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है किसी भी चीज़। और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो जूस होते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, प्रॉपर चीज़ चेक की जाती है। और उनको लगता है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको जंगलों से लाके जू में लाना चाहिए, या फिर जू से जंगलों में लेके जाना चाहिए। तो ये भी काम किसका होता है, मेन फंक्शंस में आते हैं जू अथॉरिटीज को। देख लेते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना जूस के लिए, ठीक है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। इवेलुएट करना, रिकग्नाइज करना, कोई ऐसा जू है जिसका रिकग्नाइज करना कि हाँ ये एक नया जू रिकग्नाइज हुआ है, नया जू ओपन हुआ है, यहाँ पे आप जा सकते हो। कुछ ऐसा जू होता है जो जो मिनिमम क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है, कंडीशंस उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, उनको मीट नहीं कर रहा है, तो वो उसको डी रिकग्नाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आइडेंटिफाई द जो डेंजर स्पीसीज है ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर रिस्पॉन्सिबल जू में, ये स्पेसिफिक जू में असाइन कर सकते हैं कि हाँ ये जो स्पीसीज है बहुत ही रेयर है या फिर बहुत बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो इसको अच्छे से हम इसको टेक केयर करना है। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप कंडक्ट करनी है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं ये लोग। जो जू अथॉरिटी की बात हो रही है, जू अथॉरिटी की फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिसर्च एंड कंजर्वेशन के बारे में का भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं।
कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब इन जू, ठीक है, एंड इन सीटू कंजर्वेशन जो मैंने बताया ना इन वाइल्ड, कि अगर हमें लगता है कि कुछ जानवर है जिनको हमें जू से जंगलों में लेके जाना चाहिए, फिर जंगलों से वो उनकी जो प्रजाति है बहुत ही ज़्यादा विलुप्त होने वाली है, तो हमें लगता है कि इनको जू में रख देना चाहिए, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ फंक्शंस हैं इनके जू अथॉरिटी के अंडर था, सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992। नेक्स्ट, वो बहुत 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 फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग होता है क्या? सबसे पहले सिंपल से समझते हैं। इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी सारी फैक्ट्रीज है, और इतनी सारी फैक्ट्रीज सोचो कार्बन एमिट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट कर रही है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने सबके लिए एक लिमिट फिक्स किया कि आप इस लेवल तक का कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में एमिट कर सकते हैं और निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। अलाउ करेगा तो आपको हैवी पेनल्टी, हेफ्टी पेनल्टी, मैं बोलूँ तो हेफ्टी पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या कर सकते हो, एक लेवल होता है, इस एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, या फिर 2 टन 3 टन या फिर 1 टन, ठीक है। उस एक इस लेवल से ऊपर आप क्या कर सकते हो, कार्बन एमिट नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज जो एक फैक्ट्री है, सपोज उसने क्या किया कि उसको जो क्राइटेरिया था, सपोज 1 टन का क्राइटेरिया होता है, 1 टन से ज़्यादा आप कार्बन एमिट नहीं कर सकते। एक फैक्ट्री से उसने 1 टन का जो क्राइटेरिया उसको मीट कर दिया, ठीक है। 1 टन का जो क्राइटेरिया है उस उतना उन्होंने इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एमिट कर दिया। अब उनके पास और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो एमिट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट में, बट वो कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया उन्होंने मीट कर दिया। अब वो उस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं कर सकते, नेक्स्ट पीरियड में कर सकते हैं, बट उनको अभी करना है, ठीक है, बट उनको अभी करना है, उनको और मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जिसकी वजह से और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होने वाली है। तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज को देखेंगे, उनका भी क्राइटेरिया 1 टन का होगा, बट उन्होंने 1 टन का जो क्राइटेरिया वो मीट नहीं किया, उनका जो बहुत कम में हो गया, उनका 1 टन से कम में कार्बन जो कार्बन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको एमिट किया, ठीक है। उसके बाद उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया, बट उनका जो क्रेडिट है, ठीक है, 1 टन का जो क्राइटेरिया है वो अभी थोड़ा सा बच रहा है, वो और कर सकते हैं, 1 टन तक कर सकते हैं। तो ये वाली कंपनी क्या करेगी, ये वाली इंडस्ट्री क्या करेगी, इस इंडस्ट्री से क्या करेगी, दूसरी वाली जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उससे क्या करेगी, वो पोर्शन जो अभी बाकी है एमिट करना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो उससे परचेज कर लेगी। क्या कर लेगी? परचेज कर लेगी, और ये इंडस्ट्री जो है दूसरी वाली इंडस्ट्री को अलाउ कर देगी, हाँ आप इतना कर सकते हो। और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में बताया जाएगा कि ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को अपना जो पोर्शन बचा हुआ कार्बन एमिट करने का जो पोर्शन है, वो क्या कर रही है, असाइन कर रही है। उसके बाद ये जो इंडस्ट्री जिसने 1 टन का जो क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया था, वो उससे ज़्यादा भी कार्बन एमिट कर सकती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बदले में ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से कुछ पैसे भी लेती है। कार्बन ट्रेडिंग मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कार्बन क्रेडिट ऑफसेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन मार्केट मैकेनिज्म टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। किस तरीके से होता है? सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, एक कैप सेट कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन के लिए इन दी इकोनॉमी, एंड क्रेडिट इशू किया जाता है। एक क्रेडिट मतलब आपको 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट आपको एमिट करना है इन्वायरमेंट में। कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज गिवन इनिशियल कार्बन क्रेडिट्स कंपनी कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, बाई कर सकती है। कंपनी क्या रिड्यूस ओन एमिशन, अपना एमिशन कम कर सकती है और उसको सेल कर सकती है किसी पर्सन को जिसके पास कार्बन एमिट करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग होता है। और जो कंपनीज होती है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है। सपोज एक कंपनी है जिसका 1 टन का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो चुका है, बट उसको और कार्बन एमिट करना है, तो जो जो ऐसी कंपनी है, जो ऐसी इंडस्ट्री है जिसका 1 टन का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पास सरप्लस है कि वो और एमिट कर सकती है, तो जब दूसरी कंपनी को सेल करेगी ना, तो हाई प्राइस पे सेल करती है वो, राइट बोल सकते हो या फिर लाइसेंस बोल सकते हो आप। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लेशन समझते हैं, ठीक है। हमारा अर्थ है, अर्थ के साइड पूरे चारों तरफ, ठीक है, एक लेयर है, गैस की लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। उसी लेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन। और वो ओजोन लेयर एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। ये अर्थ है सपोज, एंड इस अर्थ के साइड क्या है, एक ओजोन लेयर है, ठीक है, गैस की लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 40 से 45 किलोमीटर, 30 से 40 45 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, जो एज अ शील्ड की तरह काम करती है अर्थ के लिए। जो भी रेज सन से आती है, सन से जो भी रेज आती है, जो भी रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, वो रेडिएशन हमारे अर्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। जो भी अल्ट्रा, वो यहाँ पे लिखा हुआ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन या फिर यूवी रेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ के लिए क्या क्या नहीं होती है, ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती। और अगर वो हमारे अर्थ पे आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है लोगों को। तो यूवी रेज़ का
ओजोन लेयर का काम ही यही होता है कि जो अर्थ से जो भी यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, उसको वापस अर्थ को सन की तरफ भेजना, अर्थ में अंदर ना आने देना। ठीक है, तो गैस लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर अप्रोक्स 15 to 35 किलोमीटर हाइट पे है, जो कि प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेशन रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेशन रेडिएशन किस तरीके से हमें डैमेज कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकती है या फिर ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट कर सकती है। जो ऐसी रेडिएशंस ऐसी रेज जो सन से निकल के आती है, सूरज से निकल के आती है, लाइक अगर जो यूवी रेज का रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगा तो जो ओजोन लेयर है वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। और कम होने लगेगा तो अर्थ पे यूवी रेज बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक स्किन केयर प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, हमारा आइज डैमेज हो सकती है, मरीन में इकोसिस्टम, पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो डैमेज हो सकता है, क्रॉप डैमेज हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसको कम करने के लिए ही वो यूवी वो ओजोन लेयर है। ठीक है, और जो ओजोन लेयर कम कैसे हो रही है, तो एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि एसी यूज करने से जो गैस निकलती है, फ्रिज यूज करने से जो गैस जो ठंडा ठंडा निकलता है ना, उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। वो क्या कर रही है, जो ओजोन लेयर है उसको डेप्लीट कर रही है, कम कर रही है। और कम अगर ज़्यादा कम हो जाएगा और ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जो ऐसी रेडिएशंस होती है, जो सन से रेडिएशंस निकलती है ना, रेज निकलती है ना, बहुत सारी रेड ऐसी होती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। और कुछ ऐसी रेज भी होती है जो बेनिफिशियल है, तो कुछ ऐसी रेज होती है जो बेनिफिशियल है, जो हमारी धरती पे आती है, अर्थ पे आती है। कुछ ऐसी होती है जो रेडिएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो क्या करता है, यूवी जो ओजोन लेयर है उसको वापस रिटर्न बैक कर देता है सन की तरफ। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो क्या कर रही है, इस शील्ड को कमजोर कर रही है, तोड़ रही है। ठीक है, अंटार्कटिका जो साउथ पोल है वहाँ पर कुछ तो 20 ये डाटा जो चेंज हो चुका है, 20 से 22 या 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वो एरिया कम हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बस सजेशन ये है कि लोग कम यूज़ करें रेफ्रिजरेटर का एंड फ्रिज, एयर कंडीशनर का, बट करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 डील करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने हमें पहले भी बताया, अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जाए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन है, तो आर्टिकल 21, 48A एंड 51A जी। ठीक है, ये 3 आर्टिकल आपको बिल्कुल लिख के आना है। नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क का क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, नेशनल पार्क मतलब होता है एक ऐसा पार्क जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये पार्क जो है नेशनल पार्क है, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। नेशनल पार्क मतलब कुछ ऐसे पार्क जो हैं इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं, ये पार्क जो है नेशनल पार्क है। बहुत सारे पार्क्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। ठीक है, कुछ एरिया है पार्क का या फिर कुछ फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय द नोटिफिकेशन या फिर बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल के थ्रू उस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। उस नेशनल पार्क को डिक्लेयर इसलिए कर दिया गया, जो वाइल्ड लाइफ जो हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कंजर्व करना है, बचाना है, जो फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा मतलब समझते हो आप, फ्लोरा एंड फोना हमने 10th क्लास में बेसिक साइंस पढ़ा, उसमें बताया गया था कि फ्लोरा मतलब जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, प्लांट के ग्रुप को फ्लोरा, अगर सिंपल बोलूँ तो प्लांट के जो ग्रुप्स होते हैं, फ्लावर के जो ग्रुप्स होते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। एंड फोना मतलब होता है जो एनिमल्स के ग्रुप्स होते हैं उनको फोना कहा जाता है। मतलब स्पेसिफिक टाइप के, अलग अलग टाइप के स्पेसिस टाइप के फ्लावर्स एंड एनिमल्स अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ एरिया जो है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट करना डेंजर स्पीसीज को, ताकि वो गायब ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना, मेंटेन द ऑल द फ्लोरा एंड फोना जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, बाकी कंट्रीज में नहीं पाए जाते हैं। प्रोटेक्ट करके रखना हैबिटेट्स को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ पार्क्स को नेशनल पार्क्स में डिक्लेयर कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, वहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है, पोचिंग अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग, जानवर वहाँ पे जाके घास वगैरह नहीं खा सकते, लिमिटेड ह्यूमन एक्सेस, वहाँ पे ह्यूमन एक्सेस अलाउड नहीं है, बहुत ही प्रोटेक्टेड ह्यूमन एक्सेस अलाउड है। ठीक है, परमिट वहाँ पे रिक्वायर्ड है, नो टिम्बर एक्सट्रैक्शन, वहाँ पे आप लकड़ियाँ काटना आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हैं ना बहुत ही खूंखार जंगल टाइप का नेशनल पार्क। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये तो था नेशनल पार्क। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पता नहीं क्यों पूछते हैं यार ये लोग। हाँ, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द हजार्डियस सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस है। उसको यूज़ करने की से पहले हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। हो सकता है हमें उसको यूज़ करने से पहले कुछ ग्लव्स पहन सकते हो आप, गॉगल्स पहन सकते हो, ठीक है, सूट पहन सकते हो, मास्क पहन सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ करने से पहले। तो ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसे
सब्सटेंस हो सकते हैं फिजिकल फॉर्म में जो कि हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा डेंजर कर सकते हैं। अगर हम उससे 1 किलोमीटर दूर पे भी खड़े तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हज़ार्डस सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। ठीक है, लाइक हज़ार्डस सब्सटेंस द केमिकल दैट कॉज अ फिजिकल डेंजर और हेल्थ हार्म। ठीक है, लाइक कैटेगरी डिवाइड एक्यूट टॉक्सिसिटी पॉइजन्स के लिए एरिसिन एंड सेनाइड जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पॉइजन के लिए। एंड नेक्स्ट है ऐसे हो सकता है रेस्पिरेटरी इशू, स्किन बर्निंग, कॉज कैंसर। फ्लेमेबल लाइक पेट्रोल एंड अल्कोहल की भी बहुत ज़्यादा हजार्डस सब्सटेंस हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं। क्लोराइड सोडियम में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस हैं जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं पानी के साथ, कोर्सिव हो सकते हैं। कॉरोसिव है, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और इसको यूज़ करना तो बहुत ही प्रिकॉशन से आपको यूज़ करना है। क्या-क्या प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड है? अगर आप कोई प्लांट फैक्ट्री सेटअप होने वाले हैं, जो ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, हज़ार्डस सब्सटेंस में डील करने वाले हैं, तो उनको एक रिपोर्ट बनाना है, उस रिपोर्ट में बनाना है कि हम क्या-क्या सब्सटेंस यूज़ करने वाले, कौन-कौन से सब्सटेंस जो कि बहुत ही हज़ार्डस है और हम उसको किस तरीके से डील करेंगे और कौन-कौन से पर्सन जो वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन हम हायर करेंगे और किस तरीके से हम उस सब्सटेंस को यूज़ करने वाले हैं और क्या इमरजेंसी मेजर्स हैं अगर कुछ नुकसान हो गया तो क्या हम तुरंत कर सकते हैं उस सिचुएशन में। ये आपको एक प्रॉपर एक बुकलेट टाइप का आपको बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसको रिव्यू करेगी, उसके बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा उस हजार्डस सब्सटेंस को ओपन करने के लिए, उसकी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए। ठीक है, तो पर्सनल इक्विपमेंट पीपीई क्या-क्या आप यूज़ करने वाले हो, ग्लव्स, गॉगल्स, एप्रॉन्स, रेस्पिरेटर इन केस ऑफ इफ एनी रिक्वायर्ड। ठीक है, आप वेंटिलेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्वांटिटी आप कितना रखने वाले हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। मॉक ड्रिल ट्रेनिंग किस तरीके से आप देने वाले हो, नए लोग आने वाले हैं, फर्स्ट एड की कोई कोई आपके पास सुविधा है कि नहीं, फायर ब्लैंकेट्स है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही आप हज़ार्डस सब्सटेंस की अगर कोई प्लांट फैक्ट्री आप सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो। एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोविज़न ऑन द यूज़ ऑफ स्ट्रीम मतलब होता है झरने, ठीक है? झरना टाइप का जो पानी होता है ना, नीचे गिर रहा होता है। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि जो डायरेक्ट वर्टिकली नीचे पानी गिर रहा होता है। हो सकता है ना कुछ पहाड़ों से भी पानी नीचे गिरता है, उसे भी कहते हैं स्ट्रीम। वेल मतलब कुआँ, ठीक है? तो आप स्ट्रीम और वेल में क्या कर सकते हो डिस्पोज़ नहीं कर सकते जो आपका वेस्ट मटीरियल है, फैक्ट्री से जो वेस्ट मटीरियल निकलता है, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में, उसको आप स्ट्रीम या वेल में डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोहिबिट किया गया। आप क्या कर सकते हो कुछ कंडीशंस, कुछ लाइसेंस, कुछ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है। सेक्शन 24 बात करता है वाटर पोल्यूशन एक्ट का कि आपको स्ट्रीम और वेल का यूज़ नहीं करना है, जितना आपको स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब था, उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा आप उसमें एमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन है अगर कोई नई फैक्ट्री या फिर आउटलेट ओपन करना चाहता है, तो आपको प्रायर कंसेंट रिक्वायर्ड है स्टेट बोर्ड का, उस एरिया का जो स्टेट बोर्ड होगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्टेट बोर्ड जो होता है, ठीक है? वाटर पोल्यूशन स्टेट बोर्ड, उससे आपको रिटन कंसेंट देना है, एप्लीकेशन देना है, वहाँ से फिर अप्रूवल मिलेगा आपको। एक्जिस्टिंग जो ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जो वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 से पहले, ये बहुत ही पुराना सेक्शन है, ठीक है? 26 जो सेक्शन है आज के टाइम में रिडंडेंट हो गया है, ठीक है? 1974 से पहले कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जो एमिट कर रही थी, तो उनको भी ये एक्ट आने के बाद क्या करना है कंसेंट लेना है स्टेट बोर्ड से। एंड अगर कोई स्टेट बोर्ड क्या कर सकता है आपको इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट करने के बाद आप स्टेट बोर्ड को लगा कि आप क्या कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड था उससे ज़्यादा एमिट कर रहे हो, तो आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सकते हैं, आपको जो कंसेंट था उसको विड्रॉ कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 42 जो कि पेनल्टी प्रोविजन है। पेनल्टी प्रोविजन हमेशा बोलता हूँ एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ लो, ठीक है? इसलिए मत पढ़ो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है और कुछ सीखने को नया मिलता है, आपको मिलता नहीं है, ठीक है? आपने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया, बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी है, बोर्ड के ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट किया, ठीक है? उसके काम को करने के लिए डैमेज किया बोर्ड के काम को या उनकी प्रॉपर्टी को, उनके इक्विपमेंट या बिल्डिंग्स को, या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने माँगी थी, ठीक है? आपने नहीं दी, या फिर कोई रिपोर्ट उन्होंने माँगी थी, आपने नहीं दी, आपको बताना था कुछ ऐसे अनसीन इवेंट स्टेट बोर्ड को, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आपको बताना चाहिए था कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे आग लग गई या फिर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे अनसीन इवेंट्स हो गए, आपको बताना चाहिए था, नहीं बताई। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने माँगी तो आपने नहीं दिया, या तो दिया तो गलत इन्फॉर्मेशंस दी, ठीक है? आपने डिवाइसेज़ के साथ जो अ मॉनिटरिंग डिवाइसेज़ होते हैं उनके साथ आपने छेड़छाड़ की है, तो इस केसेस में आपको कुछ पनिशमेंट्स हैं, अप टू 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 10,000 रुपए की फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं एक बार। स्टेट बोर्ड के बारे में बताना है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। जो स्टेट बोर्ड है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, जो स्टेट बोर्ड है, हर स्टेट में एक स्टेट बोर्ड बनाया जाता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होंगे, उनके मेंबर कौन होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 5 बात करता है, सेक्शन चैप्टर नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23
ठीक है। हाँ, सेक्शन 4 बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। सेक्शन 5 बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, स्टेट बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चेयरमैन जिसके पास नॉलेज, चेयरमैन एक एक चेयरमैन होगा और 5 ऑफिशियल्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव 5 और नॉन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव 5 हो सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज से कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव 5 हो सकते हैं। एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जो कि फुल टाइम मेंबर होगा। ठीक है, तो ये लोग हो सकते हैं किसमें, स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड में, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, सॉरी एयर एक्ट में जो स्टेट बोर्ड है, हर एक एक्ट में स्टेट बोर्ड अलग अलग बनाया गया है। तो एयर एक्ट में जो स्टेट बोर्ड है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। सेक्शन 4 में एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेंबर होगा। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो सकते हैं, और इंडस्ट्रीज और कंपनीज के कुछ ऑफिशियल्स हो सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। ठीक है, और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जो कि फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, चेयरमैन अगर कोई बनना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन ये कि उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंट का। और जो उसको नॉमिनेट कौन करेगा, चेयरमैन को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, होल टाइम पार्ट टाइम बेसिस पे हो सकता है। और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, नॉन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे जो कि इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको रखा जाएगा, जिनके पास नॉलेज होगी एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनके पास नॉलेज होगी इंडस्ट्री की, मेंबर होगा जो कि फुल टाइम सेक्रेटरी, फुल टाइम एक सेक्रेटरी हो जो कि सेक्रेटरी मेंबर होगा जो कि फुल टाइम में होगा, जिसके पास साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होगी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, सेक्शन नंबर 8 में डिस्क्वालिफिकेशन है कि बोर्ड का जो मेंबर होगा, बोर्ड का मेंबर अगर वो एज अ इंस्टॉलमेंट है, बैंक ने उसको एडजस्ट कर दिया गया है, बैंकरप्ट कर दिया गया है, बैंक ने कोर्ट ने उनको बोल दिया कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, वो पर्सन बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, मेंटली फिट नहीं है, उसको बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कन्विक्टेड ऑफ क्राइम में कन्विक्ट किया गया और उसको 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रेसमेंट हुआ, 2 साल से कम है तो बन सकता, 2 साल से ज़्यादा था वो क्या नहीं बन सकता, बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे कुछ काम में इन्वॉल्व हो गया है जहाँ पे वहाँ पे वो इंडस्ट्री को पोल्यूट करने में, ठीक है, जहाँ अगर वो खुद ही इंडस्ट्री को पोल्यूट करने में कहीं पे वो इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली इंडस्ट्री पोल्यूट कर रहा है, तो एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि आप क्या कर रहे हो, एयर एक्ट के स्टेट बोर्ड के मेंबर बनना चाहते हो तो नहीं हो सकता। आप क्या कर रहे हो, अभी उस पोजीशन, आप किसी पोजीशन पे थे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी डेजिग्नेशन पे थे, वहाँ पे अपने पावर का आपने मिसयूज किया। ठीक है, ऐसे किसी इंसिडेंस है आपके साथ तो आप क्या नहीं बन सकते हो स्टेट बोर्ड का मेंबर। ठीक है, टर्म क्या है, आप यूजुअली 3 से 5 साल तक के लिए अपॉइंटमेंट होगा, सैलरी अलाउंसेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, लीव पेंशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, ये तो था जनरल स्टेट बोर्ड का एयर एक्ट में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कौन बंदा, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है उनकी, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट। स्पेसिफाइड प्लांट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते हैं, बट हमारे इंडिया में उनकी स्पीशीज है। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, 17A से 17G तक बताया गया। स्पेसिफाइड प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल गिवन है, लास्ट में शेड्यूल गिवन है, उस शेड्यूल में कुछ प्लांट्स गिवन है। ठीक है, एक नाम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, निपेंथिस खासियाना, निपेंथिस खासियाना पिक्चर प्लांट जो कि है। ठीक है, आप इसका एक फोटो आपने अगर कभी देखा होगा ना, तो हमने 10th क्लास की साइंस, अगर 9th 10th क्लास की साइंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी फोटो आती है, तो कुछ लॉन्ग शेप का होता है, ओपन टाइप का होता है, आप फोटो गूगल पे देख सकते हैं इसकी फोटोज। तो ऐसे प्लांट्स जो कि शेड्यूल 6 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिस्टेड है, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनकी स्पीशीज बहुत ही रेयर है, इनको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इनको तोड़ना, अपरूट करना, प्लग करना, पिक करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है बहुत ही ज़्यादा। सेक्शन 17 ये बात करता है, प्रोहिबिशन है फॉर द पिकिंग एंड अपरूटिंग एंड नो पर्सन शैल पिक, प्लग, अपरूट स्पेसिफाइड प्लांट फ्रॉम द वाइल्ड एंड डैमेज एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ किया तो ये फाइन एंड हो सकता नहीं यार, मैं तो कहता हूँ फाइन और इम्प्रेसमेंट का प्रोविजन क्यों पढ़ते हो, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। सेक्शन 17 भी बात करता है कि जो स्पेशल पर्पस है, जिसको परमिशन दी गई है, लाइक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वही पर्सन क्या कर सकता है, रिसर्च पर्पस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। सेक्शन 17 से बात करता है कल्टीवेशन लाइसेंस रिक्वायर्ड, कोई पर्सन इसको कल्टीवेट भी नहीं कर सकता विदाउट लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 17 डी बात करते हैं, आप इसको बाय सेल एक्सचेंज पोजेस भी नहीं कर सकते हो। सोचो एक तरीके से क्राइम बन गया, अगर आपके पास ये वाला प्लांट पाया भी गया ना, तो आपको मतलब आपसे पूछताछ हो सकती है कि आपके पास ये प्लांट आया कैसे। ठीक है, विदाउट लाइसेंस। डिक्लेरेशन ऑफ द स्टॉक,
आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसा सेल नहीं कर सकते, पोजेस नहीं कर सकते हो, और एक स्टॉक नहीं बना सकते हो बड़े लेवल पे, आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते हो। ठीक है, लाइसेंस पोजीशन, लाइसेंसी ओनली कैन पोजेस विद इन लाइसेंस क्वांटिटी एंड लोकेशन, जिसके पास लाइसेंस है कि आप इतनी क्वांटिटी का इस लोकेशन पे आप प्रोसेस कर सकते हो, वही पर्सन के पास इस तरीके के प्लांट, सिर्फ एक प्लांट, यहाँ पे सिर्फ एक प्लांट का नाम लिखा हुआ है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में गिवन है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फंक्शन क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एयर एक्ट में सेंट्रल एंड एयर एक्ट में सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात करें, दोनों का फंक्शन बताना है। दोनों का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। सेंट्रल का जो फंक्शन है वो क्या करना है, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, आई मीन एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, स्ट्रीम वेल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है कि किस तरीके से आप वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हो, एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हो, मॉनिटरिंग सर्वेलेंस कर सकती है कि आपके एरिया में अभी एयर क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से क्या उसको मॉनिटर करके क्या सजेशंस रिक्वायर्ड है, वो भी जो सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड है, वो बता सकती है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कुछ रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कोई क्राइटेरिया बताना है तो वो भी क्या बता सकती है, सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड बता सकती है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन चलाना है कि आपको एयर को पोल्यूट नहीं करना है, तो उसके लिए भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये सारा कुछ फंक्शन किसका, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ठीक है, अगर हम देखें ना तो ये जो फंक्शन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, यही फंक्शन जो स्टेट लेवल पे भी अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा स्टेट के लिए, बट कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको ये करना है कि कुछ आपके एरिया में कुछ प्लांट सेटअप करना है या फैक्ट्री सेटअप करना है, ये जहाँ पे आप एयर को पोल्यूट करने वाले, तो वहाँ पे फिर जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका लाइसेंस या फिर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जैसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो क्या कर सकती है, स्टैंडर्ड फिक्स कर सकती है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के लिए कि आप कितना एयर में पोल्यूट कर सकते हो। एक आपको कंसर्न एंड ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, आपको अपने एरिया में कोई प्लांट, फैक्ट्री या फिर प्रोजेक्ट सेटअप करना है। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि उस प्लांट फैक्ट्री का जो लाइसेंस है उसको रिवोक करना, तो रिवोक भी कर सकती है, अप्रूव भी कर सकती है, कंसेंट दे भी सकती है, कंसेंट को डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, सैम्पलिंग कर सकती है। तो आप देखोगे ना, जो स्टेट की जो पावर है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल की बोर्ड की जो पावर है, बहुत ही स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड। बट जो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पावर है बहुत ही वाइड पावर है। वो बता सकती है कि क्या पॉलिसी होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो वर्कशॉप बता सकती है, वो ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, वो स्टाफ को क्या कर सकती है, एजुकेट कर सकती है। तो इस तरीके से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ये दो फंक्शंस हो गए। कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीआईएल, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए ना, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए अगर एक क्वेश्चन है, देखते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन है पीआईएल के बारे में, फिर भी हम देख लेते हैं। पीआईएल मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मुद्दा है समाज में जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ द सोसाइटी क्या कर रही है, इफेक्ट अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। तो उस केस में एक इंडिविजुअल या फिर एक एनजीओ सबके बिहाफ पे एक पिटिशन फाइल कर सकती है बिफोर द कोर्ट, और उसी पिटिशन को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ पे एनी सिटीजन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक, यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उस सिचुएशन में एक इंसान सबके बेसिस पे एक पिटिशन फाइल कर सकता है, जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एनवायरनमेंट के लिए क्यों एसेंशियल, सबसे पहले कोई भी पीआईएल जब कोर्ट के पास आती है, सुप्रीम कोर्ट के पास आती है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पीआईएल को हमेशा लिबरल कंस्ट्रक्शन की तरह यूज करना है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस की कंस्ट्रक्शन की तरह यूज नहीं करना, बहुत सारी कंडीशंस लगा के आप उसको इंटरप्रेट नहीं करना है। पीआईएल को हमेशा लिबरल, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंसान यहाँ पे को हार्म नहीं हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ द सोसाइटी को हार्म हो रहा है। ठीक है, रिलैक्स स्टैंडिंग, सबसे पहले नॉर्मल सूट रिक्वायर द प्लांट टू बी पर्सनली इंजर्ड, द पीआईएल अलाउ एनी सिटीजन टू बी सूट फॉर द polluted river। यहाँ पे पीएल की वजह से आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन उसको ब्रॉड किया गया, राइट टू लाइफ में राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी ऐड किया गया। जुडिशियल एक्टिविज्म में बहुत सारी कोर्ट ने कॉन्क्रीट ऑर्डर पास किया जहाँ पे आपको डैमेज को पोल्यूट नहीं करना है, डैमेज को नुकसान, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि वो क्या करे, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से रोके।
लैंडमार्क, हाँ, ये आई वाज सर्चिंग फॉर दिस। लैंडमार्क लीगल प्रिंसिपल, अगर पीआईएल का क्या कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, तो कुछ लीगल प्रिंसिपल्स है लाइक एब्सोल्यूट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन। एब्सोल्यूट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी देख चुके हैं, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये बोलता है कि आपने एनवायरमेंट को पोल्यूट करने से पहले आपने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए, बहुत सारी अ, अ, आपने मॉनिटरिंग की, मेजर्स लिए बहुत सारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से पहले, कि हम अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, फिल्ट्रेशन लगाएंगे, अ, पानी को नदियों में निकालने से पहले बहुत अच्छे से पानी को फिल्टर करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही निकालेंगे। फिर भी अगर किसी को नुकसान होता है ना, तो फिर भी आपको आपकी ही गलती माना जाएगी। हम ये नहीं देखेंगे कि आपका इंटेंशन था या नहीं था, आपने नेग्लिजेंस शो की या नहीं की, हम ये देखेंगे। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, आपको एब्सोल्युटली आपको लायबल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता है, सपोज आप एक फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं, और उस फैक्ट्री से इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान होने वाला है, जिसमें हमने देखा था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में, कि एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें बताया जाता है कि आप अगर फैक्ट्री सेटअप करोगे तो इन्वायरमेंट को क्या डैमेज होने वाला है, एयर कितना पोल्यूट होने वाला है, वाटर कितना पोल्यूट होने वाला है, सॉइल कितना डैमेज होने वाला है, नॉइस कितना पोल्यूट होने वाला है, ठीक है। तो उसकी बेसिस में हम पहले से ही प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि हमें इनको अलाउ करना चाहिए, यहाँ पे प्लांट फैक्ट्री सेटअप करने देना, या फिर अलाउ नहीं करने देना चाहिए। पॉल्यूटर पेस्ट प्रिंसिपल हमने देखा था ताज ट्रेपेजियम का केस, यहाँ पे देखा था कि आसपास की जो फैक्ट्रीज है जिसकी वजह से एसिड रेन होता है, एसिड रेन होने की वजह से जो व्हाइट मार्बल है ताज का, वो येलोश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने क्या किया, आसपास की जो फैक्ट्रीज उन्हीं से कॉस्ट को रिकवर करके हमने उसको रिपेयर करवाया। तो पॉल्यूटर पेस्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो करेगा वही भरेगा, जिसने नुकसान किया, जिसने वाटर को पोल्यूट किया, इन्वायरमेंट को डैमेज किया, वही पर्सन क्या करेगा, उसको सही करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द वाटर बोर्ड मेंबर। डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स का भी क्वेश्चन पूछना, कि कुछ भी पूछ लेंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, वाटर बोर्ड मेंबर जो है, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में जो मेंबर्स हैं, उनको कब कब निकाला जा सकता है, कब को उनके मेंबर्स को निकाला जा सकता है, कि आप हटो भाई, आप नए पर्सन को लाया जाएगा। सेक्शन 6 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। सेक्शन 6 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। वो बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो जिसको कोर्ट ने बोल दिया ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है, ये पर्सन बैंकरप्ट हो चुका है, जज मतलब कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने प्रॉपर एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ये पर्सन क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। कोई वैसा पर्सन जो कि मेंटली फिट नहीं है, अनसाइड पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कन्विक्ट क्राइम में कन्विक्ट है और उसको 2 साल से ज़्यादा की जेल हो चुकी है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी कहीं पे इंटरेस्टेड है, या फिर ऑलरेडी वो पर्सन क्या कर रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखो ना डिस्क्वालिफिकेशन एयर एक्ट में, वाटर एक्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऐसे किसी पोजीशन पे था जहाँ पे वो उसने अपनी पोजीशन का अब्यूज़ किया, अपनी पोजीशन का गलत यूज़ किया, मिसयूज़ किया, ठीक है। इस सिचुएशन में वहाँ के वाटर बोर्ड मेंबर का को जो मेंबर होगा उसको क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड वाइल द डिस्क्वालीफाइड, वो अगर डिस्क्वालीफाइड है तो अपॉइंट नहीं हो सकते दोबारा से। अगर इफ अपॉइंटेड, अगर गलती से अपॉइंट कर भी किया तो उसकी पोजीशन को वॉइड मान लिया जाएगा, और नेक्स्ट 5 साल के लिए तो वो अपॉइंट हो ही नहीं सकता आफ्टर रिमूवल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्लास 6 7 8 9 10 11 12 थर्ड, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम क्लास 6 या उससे पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पे आप आज के रिसोर्सेज का यूज़ करो, बट साथ में रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए ये भी सोचो कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यूज़ करो कि आज की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हुए फ्यूचर की जो नीड है वो भी कंप्लीट हो जाए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट करो जहाँ पे मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन जो हमारी वाली आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चों के जो बच्चे होने वाले हैं, वो ये ना बोले कि हमारे जो दादाजी हैं या फिर हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ऐसा ना होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और सस्टेनेबल मतलब मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। एक ब्रेडलैंड रिपोर्ट 1987 में जिसमें बताया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। बहुत ही थ्योरेटिकल है, बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है। आपको 3 पिलर ध्यान रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको इंप्रूव करना है लिविंग स्टैंडर्ड, जॉब्स को क्रिएट करना है, सोशल इक्वलिटी रिड्यूस करना है, पॉवर्टी को इंश्योर करना है, जस्टिस को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, पोल्यूशन को कम करना है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे। यहाँ पे ना रियो डिक्लेरेशन, रियो एक जगह है
वहाँ उनकी वजह से ये जो नाम है, यूरो डिक्लेरेशन हुआ 1992 में। एक अर्थ समिट रखी गई थी, जहाँ पे वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी अलग अलग कंट्रीज़ की। वहाँ पे 27 प्रिंसिपल को स्टैब्लिश किया गया ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, कि हम क्या करेंगे, राइट इन टू डेवलपमेंट द हार्मनी, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सारी कंट्रीज मिलकर करेंगे। और स्टेट का एक सोवन राइट है, एक सोवन राइट मतलब स्टैचुटरी राइट है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। इन्वायरमेंट एंड डैमेज के लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और उसको मेज़र करना है, और उसको उसके लिए करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस भी लेने हैं आपको डैमेज को कम करने के लिए, और डैमेज को पहले से एक प्रिकॉशंस, या फिर बोलते हैं ना कि प्री मैच्योर राइट, या फिर पहले से कुछ हमने कुछ एक्शन लेने हैं जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो, ठीक है। और एक यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, 2030 तक हमें इसको कंप्लीट करना है, 17 गोल है, ठीक है। बहुत ही अगर आप देखोगे तो आपकी बुक में जो दिए हुए 17 गोल, आपको उसको अच्छे से पढ़ना, अगर 17 के 17 याद आता तो ठीक है, नहीं तो कुछ 4-5 तो जरूर याद कर ही लेना, ठीक है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको यूएन डिक्लेरेशन और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि 2030 तक 17 गोल्स हैं, उसको तो बिल्कुल लिखना ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, नेट नहीं चल रहा है। बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं एंटर की है हमारे इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, और अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बहुत सारी ट्रीटीज़ एंटर की है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और ट्रीटीज़ का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कुछ ट्रीटीज़ बहुत ही स्पेसिफिक होती है, कुछ ट्रीटीज़ बहुत ही जनरल होती है, कहती है कि हम 2030 तक ये करेंगे, 2040 तक इसको कम करेंगे, 2070 तक हम क्या करेंगे, पॉवर्टी कम करेंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है ट्रीटीज़ का अलग अलग, ठीक है। कुछ नया नहीं है। इन्वायरमेंट लेबोरेटरीज क्या होती है, 48 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए इतना ही इन्वायरमेंटल लॉ में, अगर टाइम परमिट करता है तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कुछ रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट है तो वो भी बताइए, कुछ सजेशंस हैं तो बिल्कुल बताइए। आई एम डाइंग फॉर योर दोज सजेशंस, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा उनको और उनको इंक्लाइन भी करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।